क्या होगा अगर एक साधारण जॉब चेंज आपकी पूरी किस्मत बदल दे? क्या होगा अगर नई नौकरी के साथ जाग उठे एक प्रलयकारी शक्ति? स्वागत है जॉब शिफ्ट राइज ऑफ द प्रलय सर्पेंट की दुनिया में, जहां फैंटेसी और साइंस फिक्शन मिलकर रचते हैं एक ऐसा ब्रह्मांड जो कल्पना से भी परे है। एक आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ, लेकिन एक अनजाने जॉब शिफ्ट के बाद उसकी जिंदगी जुड़ जाती है एक रहस्यमयी सिस्टम से, और उसी पल जाग उठता है ड्रैगन प्रलय सर्प, एक प्राचीन विनाशकारी हरा ड्रैगन जिसकी शक्ति पूरी दुनिया को मिटा सकती है। लेकिन ये सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है, ये है विकास, शक्ति और भाग्य के टकराव की कहानी। हर मिशन के साथ उसके स्टैट्स बढ़ते हैं, नई स्किल्स अनलॉक होती हैं, हिडन पावर्स सामने आती हैं। उसके साथ खड़ी है एक शक्तिशाली और निडर महिला योद्धा, सिर्फ साथी नहीं बल्कि उसकी बराबरी की ताकत। दोनों मिलकर उतरते हैं एक ऐसी जंग में जहां हाई वोल्टेज एंशिएंट पावर्स और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टकराते हैं। हाई वोल्टेज हाई टेक बैटल सूट्स और सिस्टम एबिलिटीज का विस्फोट होता है। हाई वोल्टेज हिडन डायमेंशंस और अननोन एनिमीज सामने आते हैं। हाई वोल्टेज हर एपिसोड के साथ शक्ति का स्तर कई गुना बढ़ता है। जैसे जैसे प्रलय सर्प जागता है, वैसे वैसे नायक के अंदर भी जागती है एक नई महत्वाकांक्षा। क्या ये शक्ति दुनिया को बचाएगी या खुद दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी? ये कहानी है पावर, डेस्टिनी और अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन की। ये कहानी है एक साधारण इंसान के असाधारण बनने की। अगर आपको पसंद है फायर सिस्टम बेस्ड एवोल्यूशन, फायर एपिक ड्रैगन्स, फायर साइफाई जोर फैंटेसी यूनिवर्स, फायर पावर ग्रोथ जर्नी, फायर सिनेमैटिक बैटल्स, तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है। स्पीच बलून अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपके कमेंट्स हमें और भी ज़्यादा मोटिवेटेड करते हैं। थम्स अप का चिन्ह, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। हेडफोन, बहुत जल्द हम इस सीरीज़ की सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑडियो सीरीज़ भी अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस महायात्रा का हिस्सा बनिए। स्वागत है फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां नहीं बनती बल्कि लेजेंड्स जागते हैं। ड्रैगन 1, अध्याय 41, युद्ध कला का अद्वितीय प्रतिभावान। अग्निवराह राक्षस को धराशायी करने के बाद रुद्रांश एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसने अपनी सांसें तक ठीक नहीं की थीं कि वह तेजी से उस प्रकाश द्वार की ओर बढ़ गया जो उसे अगले चरण की ओर ले जाने वाला था। ये स्नातक स्थानांतरण परीक्षा थी। समय ही यहाँ सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र था। हर परीक्षार्थी को अपने जीवन के एक एक सेकंड का मूल्य समझना था, क्योंकि प्रांतीय या शहर की रैंकिंग में एक सेकंड का अंतर भी आपको सैकड़ों प्रतियोगियों से पीछे धकेल सकता था। रुद्रांश का लक्ष्य केवल उत्तीर्ण होना नहीं था, बल्कि उस शिखर तक पहुंचना था जहां से पूरी दुनिया उसे देख सके। परंतु रुद्रांश को इस बात का रत्ती भर भी आभास नहीं था कि उस एक ब्लॉक अभेद्य रक्षा के प्रहार ने बाहर बैठे गुरुओं, छात्रों और दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थीं। बाहरी दुनिया का विस्मय। सूर्यवंशम चौक के बाहर लगे विशाल पर्दों पर जब उस भयानक अग्निवराह राक्षस की आकृति उभरी थी तो हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया था। भले ही लोग स्क्रीन के माध्यम से देख रहे थे, लेकिन जो भी अंधा नहीं था वह उस राक्षस की दैत्यकारी शक्ति और उसके चारों ओर उठती लपटों को देख सकता था। लेकिन जिस बात ने वास्तव में पूरे जनसमूह को चीखने पर मजबूर कर दिया, वह थी रुद्रांश की अगली चाल। अरे, क्या वह एक पशु स्वामी बीस्ट मास्टर नहीं है? वह अपने पालतू जीव को क्यों नहीं बुला रहा? इसके बजाय उसने कुल्हाड़ा उठा लिया और एक योद्धा वॉरियर की तरह आगे बढ़ रहा है। क्या ये सीधे सीधे आत्महत्या नहीं है? एक पशु स्वामी का शरीर बिना जीव के रक्षाहीन होता है। दृश्य में जैसे ही अग्निवराह राक्षस अपनी नींद से जागा, रुद्रांश ने वह नहीं किया जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे। उसने नव्या को पुकारने के बजाय अपनी पीठ से वह भारी कुल्हाड़ा निकाला जिसे उसने दानव राजा से छीना था। विशेष रूप से जब वराह राक्षस उसकी ओर एक आग के गोले की तरह झपटा तो रुद्रांश पीछे हटने के बजाय उससे टकराने के लिए आगे बढ़ा। उसका यह आक्रामक रवैया स्पष्ट कर रहा था कि वह इस राक्षस से आमने सामने का मल्लयुद्ध करने का इरादा रखता है। खत्म, सब खत्म। लगता है सूर्यवंशम का पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी आज इसी पहले तल पर शहीद हो जाएगा। भीड़ में से निराशा भरी आहें निकलने लगीं। मंच पर बैठे प्रधानाचार्यों के समूह ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। खून, इस लड़के को वास्तव में अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। वराह राक्षस से सीधे भिड़ना मूर्खता की पराकाष्ठा है। भार्गव जी, क्या आपके प्रथम विद्यालय में यह नहीं सिखाया गया कि एक पशु स्वामी को दूरी बनाए रखनी चाहिए और अपने जीव के पीछे छिपकर लड़ना चाहिए? तैयार रहो, इसे किसी भी क्षण जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ सकता है। चेंगबो की पैनी दृष्टि। मुख्य आसन पर बैठे चेंगबो, जो कि स्वयं 10वें स्तर के महान जादूगर थे, अब तक मौन थे। उनकी आंखें इन छोटे शहरों के प्रधानाचार्यों की तुलना में कहीं अधिक सूक्ष्मता से चीजों को देख रही थीं। उन्होंने स्पष्ट देखा कि रुद्रांश जब राक्षस की ओर बढ़ा तो उसने अपनी गति को अचानक एक विशेष लय में बदल दिया था। रुद्रांश के चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था, वह पूर्णतः शांत था, जैसे वह किसी पार्क में टहल रहा हो।
अन्य खिड़कियों में दिख रहे परीक्षार्थियों की तुलना में रुद्रांश की प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत थी। अन्य छात्र चिल्ला रहे थे या घबराकर मंत्र पढ़ रहे थे, जबकि ये लड़का पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। यही वह चीज़ थी जिसने चेंग बो को सोचने पर मजबूर कर दिया। यदि कोई पशु स्वामी अपनी शक्ति के बल पर करीब जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसके पास कोई ऐसी गुप्त योजना है जो साधारण लोगों की समझ से बाहर है। और जैसा कि इस महान जादूगर ने अनुमान लगाया था, अगले ही सेकंड एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। जैसे ही रुद्रांश और वराह राक्षस टकराने वाले थे, रुद्रांश ने अपना कुल्हाड़ा उठाया और वह अभेद्य रक्षा ब्लॉक की मुद्रा बना ली। ठक, धातु के टकराने की वह तीखी आवाज पूरे चौक पर गूंज उठी। सबके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि जिस मुक्के से रुद्रांश का सिर फट जाना चाहिए था, उस मुक्के ने रुद्रांश को छुआ तक नहीं। इसके बजाय वराह राक्षस का भारी शरीर पीछे की ओर झुक गया और वह पूरी तरह जड़ हो गया। असंभव, ब्लॉक, ये तो अभेद्य रक्षा का कौशल है। उसने वास्तव में इसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर दिया। दर्शक इस कौशल से भली भांति परिचित थे, लेकिन केवल किताबों में। कक्षाओं में गुरु हमेशा सिखाते थे कि इस कौशल का प्रयोग कभी भी असावधानी से न करें। यदि सही समय पर किया जाए तो यह हार को जीत में बदल सकता है, लेकिन यदि 1 सेकंड की भी देरी हुई तो यह आपकी मृत्यु का वारंट बन जाता है। ये केवल उन्हीं के लिए था जिनके पास असाधारण युद्ध बोध कॉम्बैट इंट्यूशन हो। स्पष्ट था कि पर्दे पर दिख रहा वह युवक केवल अपनी शक्ति पर नहीं, बल्कि अपने वर्षों के अभ्यास और युद्ध कला पर 10% नहीं 100% भरोसा कर रहा था। एक झटके में अंत, जब लोग अभी भी सदमे में थे, पर्दे पर दिख रहे रुद्रांश ने उस 1.5 सेकंड के अंतराल का भरपूर लाभ उठाया। वह हवा में उछला, उसका कुल्हाड़ा एक अर्धवृत्त में घूमा और वराह राक्षस की गर्दन को काटते हुए निकल गया। सर्र, इस बार पूरे सूर्यवंशम चौक पर तालियों की गड़गड़ाहट नहीं, बल्कि एक गहरा सन्नाटा और फिर विस्मय का शोर मच गया। शानदार, ये तो अद्भुत है, मानना पड़ेगा। क्या यही 3 बार के चैंपियन का असली मूल्य है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्रांश पहले तल को इस तरह पार करेगा। वह तो खुद एक सेना की तरह लड़ रहा है। प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र अपनी आंखों में चमक लिए अपने आदर्श को देख रहे थे। उनके लिए रुद्रांश अब केवल एक छात्र नहीं, बल्कि एक योद्धा बन चुका था। मुख्य मंच पर जो प्रधानाचार्य विजय भार्गव का मजाक उड़ा रहे थे, वे अब बगले झांक रहे थे। चेंग बो की आंखों में भी एक अलग तरह की चमक थी। इस दुनिया में यदि आप कोई शक्तिशाली जादू करते हैं तो लोग जादू की तारीफ करते हैं, लेकिन यदि आप अपनी मेहनत और बुद्धि से एक साधारण कौशल को दिव्य अस्त्र में बदल देते हैं तो लोग आपकी तारीफ करते हैं। रुद्रांश ने वही किया था। उसने एक ऐसे कौशल का उपयोग किया जिसे कोई भी सीख सकता है, लेकिन कोई उपयोग करने का साहस नहीं जुटा पाता। चेंग बो का मलाल, युद्ध के मामले में ये लड़का वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा है। चेंग बो ने मन ही मन सोचा। मृत्यु के भय से मुक्त होकर शक्ति का सामना करने का उसका साहस यहाँ मौजूद सभी परीक्षार्थियों से कहीं अधिक है। यदि उसने किसी और युद्ध पेशे जैसे तलवारबाज या योद्धा को चुना होता तो उसका भविष्य असीमित होता। वह आर्यावर्त का गौरव बन सकता था। परंतु बड़े दुख की बात है, उसने पशु स्वामी जैसा पेशा क्यों चुना जो पूरी तरह से दूसरों जीवों पर निर्भर है। चेंग बो को भीतर ही भीतर मलाल महसूस हो रहा था। पशु स्वामी भले ही स्तर 100 तक पहुंच जाए, उसका अपना शरीर हमेशा कमजोर और असुरक्षित रहता है। यही इस पेशे की सबसे बड़ी कमी है। यदि आपके पास शक्तिशाली जीव हैं और आप स्वयं भी इतने बलवान हैं, तो फिर संतुलन कहाँ रह जाएगा। जब चेंग बो इन विचारों में खोए थे, तभी द्वितीय विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कपूर, प्रिंसिपल ऑफ नंबर 2 मिडिल स्कूल, जिनकी विजय भार्गव से पुरानी रंजिश थी, अपनी कड़वाहट दबा नहीं पाए और बोले, ये तो अभी सिर्फ पहला तल था। माना कि रुद्रांश का युद्ध कौशल उत्कृष्ट है, लेकिन आगे के तलों में केवल कुल्हाड़ा घुमाने से काम नहीं चलेगा। जैसे जैसे वह ऊपर जाएगा, राक्षसों की संख्या और उनकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। एक अकेला पशु स्वामी बिना अपने जीव के अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। देखिए अगले तल पर वह कैसे घुटने टेकता है। भार्गव जी ने उनकी बात अनसुनी कर दी, क्योंकि उनकी नज़रें तो रुद्रांश के अगले कदम पर टिकी थीं। उन्हें पता था कि रुद्रांश ने अभी अपना असली पत्ता नव्या को तो खोला ही नहीं था। रुद्रांश अब दूसरे तल के द्वार के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह जानता था कि अब उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि गंध बता रही थी कि अगला शत्रु और भी विषैला होने वाला है। क्या रुद्रांश दूसरे तल की चुनौतियों को भी इसी प्रकार मात दे पाएगा? और क्या नव्या अब अपनी विशैली शक्ति का प्रदर्शन करेगी? अध्याय 42। क्या रुद्रांश ये कर पाएगा? द्वितीय विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कपूर के कड़वे शब्दों ने विजय भार्गव को मौन रहने पर विवश कर दिया। भले ही संजय कपूर का स्वर ईर्ष्या से भरा था, लेकिन उनकी बात में एक कड़वा सत्य छिपा था। जैसे जैसे परीक्षा आगे बढ़ेगी, तलों की कठिनाई का स्तर हिमालय की चोटियों की तरह ऊंचा होता जाएगा। राक्षसों का स्वास्थ्य, हेल्थ, उनका रक्षा कवच, आमर, जादुई प्रतिरोध,
और क्षति कम करने की क्षमता, ये सब कई गुना बढ़ जाएंगे। समस्या ये थी कि भले ही रुद्रांश हर बार अभेद्य रक्षा ब्लॉक का उपयोग करके वह 1.5 सेकंड की जड़ता पैदा कर ले, लेकिन यदि उसके प्रहार में इतनी शक्ति नहीं हुई कि वह उस समय सीमा के भीतर राक्षस को खत्म कर सके, तो वह हार जाएगा। अंततः सारा दोष उस पेशे पर मर दिया गया जो रुद्रांश ने चुना था। यदि वह योद्धा, तीरंदाज या बंदूकधारी जैसा कोई प्रहारक पेशा चुनता, तो उसकी यह युद्ध कला आर्यावर्त में तहलका मचा देती, भार्गव जी ने एक गहरी आह भरते हुए सोचा। पशु स्वामी बनकर उसने अपनी प्रतिभा को बेड़ियों में जकड़ लिया है। फिर भी मन का एक कोना कह रहा है कि यह लड़का अभी और चमत्कार करेगा। द्वितीय तल, अष्टकोणीय कारागार। जैसे ही रुद्रांश प्रकाश द्वार से बाहर निकला, उसके कदमों की आहट उस विशाल और खाली स्थान में गूंजने लगी। ये तल पिछले तल से बिल्कुल भिन्न था। यह एक विशाल अष्टकोण ऑक्टागन के आकार का बंद हॉल था, जो किसी पिंजरे जैसा प्रतीत होता था। वर्तमान तल, द्वितीय तल। संकेत, ये तल लघु राक्षस समूह का है। प्रत्येक 3 मिनट में राक्षसों की एक लहर प्रकट होगी। कुल 3 लहरें आएंगी। प्रथम लहर आने वाली है। अंधेरे में लाल आंखें चमकने लगी हैं और दीवारों के कोनों से अजीब सी चूं-चूं की आवाजें गूंज रही हैं। हिस्सा स। जैसे ही यह संकेत समाप्त हुआ, हॉल के अंधेरे कोनों से क्रूरता और रक्तपिपासा से भरी लाल आंखों के जोड़े चमकने लगे। रुद्रांश ने अपनी पैनी दृष्टि दौड़ाई और अनुमान लगाया कि उनकी संख्या लगभग 15 थी। उसने तुरंत अपनी मूल्यांकन अप्रेजल तकनीक का प्रयोग किया। राक्षस, रक्तपिपासु मूषक मानव, ब्लडसकिंग रैटमैन। स्तर 30। श्रेणी विशिष्ट एलिटेट स्टार्स। शक्ति 2000, बुद्धि 1000, शारीरिक क्षमता 2000, चपलता 4000। टिप्पणी, ये मूषक मानव इंसानी मांस के शौकीन हैं। इनका स्वभाव अत्यंत हिंसक है और इनकी गति बिजली की तरह तेज है। इन राक्षसों की शक्ति और रक्षा क्षमता भले ही पहले तल के वराह राक्षस से कम थी, लेकिन उनकी चपलता अजिलिटी 4000 अंकों के साथ डराने वाली थी। स्पष्ट था कि यह तल छात्र की केवल लड़ने की क्षमता नहीं, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया गति और सहनशक्ति की परीक्षा ले रहा था। चूंकि स्थान सीमित था, इसलिए खुले मैदान की तरह यहाँ भागने की जगह नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि यदि आप पहली लहर को 3 मिनट के भीतर खत्म नहीं कर पाते, तो दूसरी लहर आ जाएगी। राक्षसों की बढ़ती संख्या का अर्थ था निश्चित मृत्यु। रुद्रांश की विचित्र रणनीति रोमांचक है। रुद्रांश के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसके भीतर डर के बजाय युद्ध की एक तीव्र ज्वाला भड़क उठी। इस तल पर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने का एक ही तरीका था, 6 मिनट में परीक्षा पूरी करना। इसका अर्थ था कि तीसरी लहर के आते ही उन्हें तुरंत समाप्त करना। लेकिन क्या यह संभव था? यहाँ तक कि आर्य की टीम भी ऐसा करने का सपना नहीं देख सकती थी। टप टप टप। अचानक रुद्रांश ने लड़ना शुरू करने के बजाय हॉल के चारों ओर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। ररौरर। रुद्रांश की इस हरकत ने मूषक मानवों को क्रोधित कर दिया। उन्हें लगा कि यह शिकार भागने की कोशिश कर रहा है। सर्रर। हवा को चीरती हुई एक आवाज आई और रुद्रांश के सबसे करीब वाला मूषक मानव अविश्वसनीय गति से उस पर झपटा। उसका कुरूप चेहरा और आधे मीटर लंबे नुकीले नाखून रुद्रांश की आंखों के सामने बड़े होने लगे। वह इस इंसान के गले को चीरने के लिए बेताब था, लेकिन रुद्रांश का चेहरा पत्थर की तरह शांत था। उसने अपना कुल्हाड़ा तक नहीं निकाला। केवल अपने उत्कृष्ट युद्ध बोध के बल पर उसने 1 इंच के फासले से उस घातक हमले को चकमा दिया, फिर दिशा बदली और अपनी दौड़ जारी रखी। यह अपमानजनक था। वह मूषक मानव, जिसका हमला चूक गया था, गुस्से से पागल हो गया और उसने पागलों की तरह रुद्रांश का पीछा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बाकी 14 मूषक मानव भी इस शिकार को घेरने के लिए दौड़ पड़े। मूषक मानवों का स्वभाव चूहों जैसा ही होता है, काया और सतर्क। पहले उन्हें लगा कि यह इंसान खतरनाक हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह केवल भाग रहा है और कोई प्रहार नहीं कर रहा, तो उनका बचा कुचा डर भी खत्म हो गया। वे अब एक झुंड की तरह उसे घेर रहे थे। हॉल के बीच मौजूद विशाल पत्थर के खंभों के चारों ओर ये बिल्ली और चूहे का खेल पूरे 2 मिनट तक चला। रुद्रांश कई बार मौत के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार उसकी शांति अटूट रही। मृत्यु का जाल और अदृश्य प्रहार। जब दूसरी लहर आने में केवल 1 मिनट बचा था, रुद्रांश अचानक रुक गया। वह पलटा और उन पीछा कर रहे मूषक मानवों की ओर देखकर ठंडी हंसी हंसा। ठक। वह चिरपरिचित कुल्हाड़ा फिर से रुद्रांश के हाथ में था। अब मेरी बारी है, उसने फुसफुसाया। मूषक मानवों ने बिना कुछ सोचे एक साथ उस पर छलांग लगा दी। परंतु धप धप धप, जैसे ही उन राक्षसों ने छलांग लगाने के लिए अपने पैर जमीन पर टिकाए, उनके शरीर अचानक ढीले पड़ गए। वे सभी एक साथ जमीन पर गिर पड़े, मानो उनकी रगों से किसी ने जान खींच ली हो। एक गहरी कमजोरी और शक्तिहीनता उनके शरीर में फैल गई। वे अपने नाखून उठाने तक की शक्ति खो चुके थे। यह क्या हुआ? मूषक मानवों की आंखों में पहली बार आतंक दिखा। अगले 5 सेकंड के भीतर रुद्रांश एक यमदूत में बदल गया।
उसने अपने विशाल कुल्हाड़े को घुमाया और 15 के 15 राक्षसों के सिर धड़ से अलग कर दिए। डिंग, आपने राक्षसों की प्रथम लहर को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। संकेत, दूसरी लहर 48 सेकंड में आने वाली है। रुद्रांश ने उन लाशों की ओर देखा भी नहीं। उसने तुरंत अपनी जादुई थैली इन्वेंटरी से कुछ वस्तुएं निकाली और हॉल के विशिष्ट स्थानों पर उन्हें तेजी से स्थापित करने लगा। बाहरी दुनिया का शोर और रहस्य। सूर्यवंशम चौक पर फिर से शोर मच गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या। वह क्या था? वे राक्षस अचानक गिर क्यों गए? क्या उसने कोई जहर इस्तेमाल किया? असंभव, उसने तो कोई जादुई मंत्र भी नहीं पढ़ा। मंच पर बैठे चेंगबो की आंखें गौर से स्क्रीन देख रही थीं। उन्होंने देखा कि रुद्रांश पिछले 2 मिनट से बिना वजह नहीं दौड़ रहा था। वह एक विशेष रास्ते पर दौड़ रहा था और उसने अपने पीछे कुछ बहुत बारीक चीज छोड़ी थी। ये लड़का, चेंगबो बुदबुदाए, वह दौड़ते समय निश्चित जादुई चूर्ण एनेस्थेटिक मैजिक पाउडर छिड़क रहा था। उसने खंभों का उपयोग करके उन राक्षसों को एक ऐसे क्षेत्र में खींच लिया जहां चूर्ण की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन सबसे अधिक थी। उसने उन्हें थकाया और फिर एक ही झटके में उनका खेल खत्म कर दिया। विजय भार्गव की छाती गर्व से फूल गई। ये केवल ताकत नहीं, ये शुद्ध युद्ध नीति है। उसने अपने संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करके अधिकतम परिणाम प्राप्त किया। लेकिन रुद्रांश वहां नहीं रुका। वह अब दूसरी लहर के लिए जाल बिछा रहा था। उसने जमीन पर कुछ छोटे जादुई उपकरण लगाए थे जो हल्के नीले रंग में चमक रहे थे। क्या वह विस्फोटक जाल लगा रहा है? किसी ने चिल्लाकर पूछा। काव्या, जो नीचे भीड़ में खड़ी थी, उसकी आंखें रुद्रांश की हर हरकत को पी रही थीं। उसने देखा कि रुद्रांश ने अब अपनी गोद से नव्या को बाहर निकाला था। अब खेल असली होने वाला है, काव्या ने धीरे से कहा। रुद्रांश ने नव्या को जमीन पर रखा और उसके सिर को सहलाया। नव्या, अगली लहर तुम्हारी है। इन्हें दिखाओ कि आर्यावर्त के सबसे छोटे शहर में क्या छिपा है। नव्या ने अपनी जीभ लपलपाई और अचानक उसका शरीर एक रहस्यमय हरे धुएं से ढक गया। दूसरी लहर के आने की घड़ी टिक टिक कर रही थी। क्या रुद्रांश का ये जाल दूसरी और तीसरी लहर को एक साथ खत्म कर पाएगा? और रुद्रांश ने जो जादुई उपकरण लगाए हैं, उनका असली उद्देश्य क्या है? अध्याय 43, अंकुशपाश और मूषक मानव का कुत्ता विहार। बाहर, मुख्य मंच पर, द्वितीय विद्यालय के प्रधानाचार्य के तीखे और कड़वे वचनों के बाद वातावरण में एक भारी सन्नाटा छा गया था। और जब रुद्रांश ने आधिकारिक तौर पर दिव्य दानव दमन स्तंभ के दूसरे तल पर कदम रखा, तो स्क्रीन पर उन 15 रक्तपिपासु मूषक मानव राक्षसों को देखकर कई प्रधानाचार्यों ने रुद्रांश की सफलता की बची कुची उम्मीद भी छोड़ दी थी। कितने दुख की बात है, संख्या इतनी अधिक है और ऊपर से ये सभी चपलता एजिलिटी आधारित राक्षस हैं। रुद्रांश अकेला इनका सामना कभी नहीं कर पाएगा। चेंगबो ने भी धीरे से अपना सिर हिलाया, उनके चेहरे पर मलाल के भाव स्पष्ट थे। हाँ, चेंग साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था, पहला तल पार करना उसकी किस्मत थी और उसकी सीमा भी। इस दूसरे तल में एक साथ इतने सारे राक्षसों के हमले होंगे। रुद्रांश चाहे अपनी अभेद्य रक्षा ब्लॉक तकनीक का कितना भी कुशलता से उपयोग कर ले, वह इस तरह के सामूहिक प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा। वह निश्चित रूप से इस स्तर पर घुटने टेक देगा। द्वितीय विद्यालय के प्रधानाचार्य ने जैसे अपना अंतिम फैसला सुना दिया। उनके बगल में बैठे विजय भार्गव ने एक कड़वी मुस्कान के साथ आह भरी। उनके पास खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। अब एकमात्र आशा केवल रुद्रांश के पालतू जीव पर टिकी थी। लेकिन समस्या ये थी कि रुद्रांश के पास न धन था और न ही रसूख। वह बहुत हुआ तो राक्षसी श्रेणी डेमोनिक बीस्ट का कोई साधारण जीव ही खरीद पाया होगा। जहां तक दिव्य या आध्यात्मिक श्रेणी के जीवों की बात है, वे उसकी पहुंच से कोसों दूर थे। और केवल एक साधारण राक्षसी जीव के भरोसे स्नातक परीक्षा का एक नर स्तर पार करना असंभव था। रुद्रांश का स्पाइडरमैन अवतार। जब मंच पर प्रधानाचार्य विलाप कर रहे थे, तब नीचे खड़े प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के बीच अचानक उत्साह की लहर दौड़ गई। शुरू हो गया। रुद्रांश भैया बनाम 15 रक्तपिपासु मूषक मानव। दिखा दीजिए भैया, आप क्या चीज हैं। स्क्रीन पर चेंगबो के आदेश पर एक फीड को पूरी तरह से रुद्रांश के लाइव फुटेज पर केंद्रित कर दिया गया था। इन छोटे बच्चों के पास प्रधानाचार्यों जैसी दूरदर्शिता नहीं थी। वे बस इतना जानते थे कि रुद्रांश उनका आदर्श है और उन्हें उसका उत्साहवर्धन करना है। फुटेज में रररर एक भयानक दहाड़ के साथ एक मूषक मानव ने सबसे पहले रुद्रांश पर हमला बोल दिया। सररर पलक झपकते ही उसने 10 मीटर की दूरी लंघ ली और रुद्रांश के सामने पहुंच गया। उसके नुकीले पतले नाखून सीधे रुद्रांश के गले की ओर बढ़े। यह मूषक राक्षस कितना तेज है। दर्शक ये दृश्य देखकर कांप उठे। यदि वे छात्र अकेले इस तरह के तीव्र और चालाक हमले का सामना करते तो शायद जीवित नहीं बचते। लेकिन रुद्रांश का चेहरा हमेशा की तरह शांत था। भीड़ की स्तब्ध निगाहों के सामने उसका शरीर बस 1 इंच हटा और वे नाखून हवा को चीरते हुए निकल गए। अरे बाप रे, उसने इसे चकमा दे दिया। क्या लाजवाब फुर्ती है। नहीं,
ये फुर्ती नहीं, यह आत्मविश्वास है। यदि वह आधा सेकंड भी धीमा होता या थोड़ा भी कम हटता तो वह घायल हो जाता। परंतु ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद दर्शकों की आंखों के सामने युद्ध कला का एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत हुआ जिसे फुटवर्क का उत्सव कहा जा सकता है। उन 15 मूषक मानवों के भीतर का उन्माद अब नियंत्रण से बाहर हो गया था और उन्होंने सामूहिक हमला बोल दिया। सर्रर्र सर्रर्र सर्रर्र। अचानक वह बंद अष्टकोणीय हॉल चूहों की अनगिनत छायाओं से भर गया। मूषक मानवों ने अपनी गति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था, यहाँ तक कि उनके हिलने पर धुंधली परछायां बन रही थीं। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, रुद्रांश। ये दृश्य देखकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यही नर्क कठिनाई का असली चेहरा था? भले ही वे वहां शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थे, लेकिन कैमरे के फुटेज से ही वे उन राक्षसों के दबाव को महसूस कर सकते थे। अंकुशपाश और कुत्ता विहार रणनीति। तभी रुद्रांश ने खुद पर त्वरित गति हेस्ट का कौशल लागू किया। उसने अपने पंजों के बल जोर लगाया, एक ऊंची छलांग लगाई और घेराबंदी के पहले दौर को आसानी से विफल कर दिया। तुरंत बाद हूंश खटाक, उसकी कलाई के नीचे से एक अंकुशपाश ग्रैपलिंग हुक निकला और सीधे 15 मीटर ऊंची छत में जा धंसा। सर्रर्र। अंकुश के खिंचाव के साथ ही रुद्रांश किसी स्पाइडरमैन की तरह उड़कर छत से चिपक गया। मूषक मानवों ने गुस्से और हताशा में और भी जोर से चीखना शुरू कर दिया। वे पागलों की तरह खंभों के सहारे छत की ओर चढ़ने लगे। लेकिन रुद्रांश शांत था। उसने अपनी जादुई झोली इन्वेंटरी में हाथ डाला, कुछ जादुई कण निकाले, उन्हें हवा में बिखेरा और फिर अंकुशपाश को छोड़ते हुए जमीन पर आ गिरा। मूषक मानव जो अब छत की ओर बढ़ रहे थे, उनके पास जमीन पर वापस कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे किसी सिखाए हुए कुत्ते की तरह रुद्रांश के पीछे पीढ़े नीचे कूदे। लेकिन रुद्रांश ने उस आधे सेकंड का लाभ उठाया जब वे राक्षस हवा में थे। हूंश खटाक, एक दूसरा अंकुशपाश फिर से छत की ओर निकला। सर्रर्र। जैसे ही अंकुश खिंचा, उसका शरीर वापस छत पर पहुंच गया। ररौरर्र। वे मूषक मानव जो अभी अभी जमीन पर उतरे थे, पागल हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे शिकारी नहीं, बल्कि पालतू कुत्ते हैं जिन्हें यह इंसान बुरी तरह टहला रहा है और उनके साथ खेल रहा है। बाहर खड़े दर्शक अवाक थे। हे भगवान, कोई ऐसे भी लड़ सकता है? ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण अंकुशपाश का उपयोग, जो केवल यात्रा के लिए होता है, कोई इतनी चतुराई से कर सकता है। चेंग बो का खुलासा। न केवल छात्र बल्कि मंच पर बैठे प्रधानाचार्य भी ये देखकर दंग थे कि रुद्रांश इतनी आसानी से उन राक्षसों के चंगुल से बच रहा था। परंतु इस तरह भागने का क्या फायदा? रुद्रांश उन राक्षसों को मार नहीं पा रहा है। 2 मिनट पहले ही बीत चुके हैं। जैसे ही तीसरा मिनट आएगा, दूसरी लहर आ जाएगी और तब स्थिति और भी विकट हो जाएगी। तृतीय विद्यालय के प्रधानाचार्य ने एक कड़वी सच्चाई सामने रखी। हाँ, आपकी भागने की कला चाहे कितनी भी अद्भुत हो, यदि आप राक्षसों को मार नहीं रहे तो आप हार रहे हैं। हाँ, चिंता मत कीजिए। जिस समस्या की आपको फिक्र है, उसका समाधान यह बालक पहले ही कर चुका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बच्चे के पास ये तरकीब भी होगी। मैंने फिर से पुष्टि कर ली है, ये बच्चा युद्ध कला का असली जादूगर है। अचानक जो चेंग बो अब तक चुप थे, वे जोर से हंसने लगे। उन्होंने रुद्रांश की जमकर प्रशंसा की। एक महान जादूगर होने के नाते चेंग बो की सूक्ष्म दृष्टि यहाँ मौजूद सभी लोगों से कहीं बेहतर थी। उन्होंने रुद्रांश की उन छोटी छोटी हरकतों को भांप लिया था जो बाकी लोग नहीं देख पाए थे। क्या रुद्रांश ने समाधान कर लिया? कई प्रधानाचार्य सन्न रह गए, इससे पहले कि वे और सवाल पूछते। हूंश। नीचे खड़े छात्रों ने फिर से विस्मय भरी चीख मारी। वे गिर गए। मूषक मानव अचानक जमीन पर ढेर हो गए। प्रधानाचार्यों ने हड़बड़ाकर स्क्रीन की ओर देखा। उन्होंने पाया कि जो मूषक मानव 1 सेकंड पहले फुर्ती से उछल रहे थे, वे अब मरे हुए कुत्तों की तरह जमीन पर पसर गए थे। उनके शरीर पूरी तरह सुन्न और बेजान हो चुके थे। रुद्रांश पहले से ही अपना विशाल कुल्हाड़ा थामे तैयार था। वह उन लाचार राक्षसों की ओर बढ़ा और बिजली की गति से प्रहार शुरू कर दिया। खचाक खचाक खचाक, कुल्हाड़ा उठा और गर्दनें कटती गईं। कुछ ही सेकंडों में वे 15 मूषक मानव नरक के वासी बन गए। प्रथम लहर का पूरी तरह सफाया हो चुका था। ये कैसे? प्रधानाचार्य पूरी तरह भ्रमित थे। लेकिन जो चीज़ उन्हें और भी स्तब्ध करने वाली थी, वह भी बाकी थी। प्रथम लहर को खत्म करने के बाद रुद्रांश के पास अभी भी 40 सेकंड का समय बचा था। उसने अपनी झोली से कुछ जादुई यांत्रिक सुरंग मैजिक मैकेनिकल लैंडमाइंस निकाली और उन्हें पूरे हॉल में बड़ी चतुराई और तेजी से बिछाना शुरू कर दिया। जादुई यांत्रिक सुरंग डी श्रेणी एक बार स्थापित होने के बाद ये सुरंग अदृश्य हो जाती है। जब कोई शत्रु इसके संवेदी क्षेत्र सेंसिंग रेंज में प्रवेश करता है, तो ये स्वतः ही फट जाती है और शत्रु को प्रचंड क्षति पहुंचाती है। रुद्रांश केवल भाग नहीं रहा था, वह हर बार छत पर जाते समय नीचे जहर और जाल फैला रहा था। और अब वह दूसरी लहर का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार था।
विजय भार्गव की आंखों में गर्व की चमक थी। वह केवल एक पशु स्वामी नहीं है, वह एक रणनीतिकार है। क्या रुद्रांश की ये जादुई सुरंगें दूसरी लहर को आते ही राख कर देंगी? और जब चेंग बो को पता चलेगा कि रुद्रांश ने अभी तक अपने पालतू जीव का उपयोग ही नहीं किया है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अध्याय 44। वह केवल षड्यंत्रकारी ही नहीं बल्कि एक उन्मादी भी है। जादुई यांत्रिक सुरंग, मैजिक मैकेनिकल माइन, यह एक ऐसी वस्तु है जिसका निर्माण विशेष रूप से विस्फोटक विशेषज्ञ डेमोलिशनिस्ट पेशे के योद्धा करते हैं। इसकी एक इकाई की कीमत 20,000 स्वर्ण मुद्राएं है, जो किसी भी साधारण छात्र के लिए बहुत महंगी है। आमतौर पर बड़े इनामी शिकारी बाउंटी हंटर्स जंगली राक्षसों को घेरने और घात लगाकर हमला करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। इसे स्थापित करना बहुत सरल है, बस बटन दबाएं और इच्छित स्थान पर फेंक दें। ये यंत्र जमीन पर गिरते ही अपने शिकंजा नुमा पंजों से जमीन को मजबूती से पकड़ लेता है और तुरंत अदृश्य हो जाता है। यही कारण है कि शिकार को इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक वह इसके ऊपर पैर न रख दे। परंतु इस समय स्क्रीन पर जो दिख रहा था उसने सबको हक्का बक्का कर दिया। रुद्रांश ने मात्र 30 सेकंड के भीतर एक या दो नहीं बल्कि 100 से अधिक जादुई सुरंगें पूरे हॉल में बिखेर दी थीं। अकेले इन सुरंगों का मूल्य 20 लाख स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक था। वह पूरा अष्टकोणीय हॉल अब अदृश्य बारूद के ढेर पर खड़ा था, और ठीक इसी क्षण राक्षसों की दूसरी लहर ने प्रवेश किया। जैसे ही वे प्रकट हुए, राक्षसों के उस समूह ने एक धीमी पर डरावनी दहाड़ मारी। उनकी रक्त जैसी लाल आंखें, जो स्थानिक परिवहन टेलीपोर्टेशन के बाद थोड़े समय के लिए भ्रमित थीं, अब वातावरण के अनुकूल हो गई थीं। जैसे ही उनकी दृष्टि स्पष्ट हुई, उन्होंने बिना देर किए इस कक्ष में मौजूद एकमात्र इंसान रुद्रांश को अपना लक्ष्य बना लिया। अब सभी दर्शक उन राक्षसों को स्पष्ट देख पा रहे थे। वे थे रजत कंटक वानर दानव, सिल्वर नीडल डेमोनेप। वानर दानव और आग का तांडव। राक्षस रजत कंटक वानर दानव। स्तर 35 श्रेणी, अधिपति लीडर 1 स्टार। शक्ति 3000 बुद्धि, 3000 शारीरिक क्षमता, 3000 चपलता, 3000। टिप्पणी: ये जीव मूल रूप से रजत कंटक वनों के निवासी थे। बाद में इनका स्वभाव अत्यंत क्रूर हो गया और इन्होंने इंसानों का निर्दयी संहार शुरू कर दिया। ये अत्यंत हिंसक और फुर्तीले होते हैं। वहाँ कुल 20 वानर दानव थे। हर नई लहर पिछले से अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि इनकी व्यक्तिगत शक्ति पहले तल के वराह राक्षस से थोड़ी कम थी, लेकिन इनकी संख्या और तालमेल इन्हें और भी खतरनाक बना रहा था। लेकिन इससे पहले कि वे वानर दानव रुद्रांश पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाते, उनके पैरों के नीचे से एक तेज इलेक्ट्रॉनिक आवाज आई। बीप बीप बीप। अगले ही पल धमाक। हजारों दर्शकों की फटी आंखों के सामने रुद्रांश द्वारा बिछाई गई सुरंगों पर जैसे ही उन वानरों के पैर पड़े, वे एक साथ फटने लगीं। समस्या यह नहीं थी कि एक वानर ने सुरंग पर पैर रखा था, बल्कि समस्या यह थी कि हर एक वानर ने सुरंग पर पैर रखा था। रुद्रांश ने इतनी सारी सुरंगें लगाई थीं कि हॉल का 1 इंच कोना भी खाली नहीं बचा था। पहली सुरंग के फटते ही दूसरी, तीसरी और फिर चौथी, एक श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन शुरू हो गई। वे वानर दानव, जो अपनी फुर्ती पर गर्व करते थे, उन्हें संभलने का 1 सेकंड भी नहीं मिला। विस्फोट की लपटें साक्षात प्रलय की तरह पूरे हॉल में फैल गईं। वे 20 के 20 वानर दानव आग के उस समंदर में डूब गए और हमला करने से पहले ही कोयले के ढेर में बदल गए। और रुद्रांश, तभी सबकी नज़र छत की ओर गई। ये पुराना खिलाड़ी फिर से अंकुश पाश के सहारे छत से उल्टा लटका हुआ था। उसने न केवल खुद को सुरक्षित दूरी पर रखा था, बल्कि उसने पहले से ही एक उच्च स्तरीय जादुई अग्निरोधी कवच एंटी एक्सप्लोजन सूट पहन रखा था। इस अकेले कवच की कीमत 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी। भले ही विस्फोट की लपटें छत तक पहुंच रही थीं, लेकिन उस कवच की सुरक्षा के कारण रुद्रांश को खरोंच तक नहीं आई। दर्शकों का उन्माद और रुद्रांश की रणनीति। हे भगवान, ये भी कोई तरीका है। उसने पहले से ही कवच तैयार कर रखा था। ये लड़का तो साक्षात चाणक्य है। मैंने अब तक की सभी स्नातक परीक्षाएं देखी हैं, पर पहली बार किसी को सुरंगों और बमों के दम पर परीक्षा पार करते देख रहा हूं। अरे, इसका मतलब वह सच में 6 मिनट में ये तल पार कर लेगा। देखो, आर्य और काव्या की टीम अभी पहले ही तल पर जूझ रही है और रुद्रांश दूसरे तल को लगभग खत्म कर चुका है। जैसे ही स्क्रीन पर संदेश चमका, राक्षसों की दूसरी लहर का सफाया हो चुका है, पूरे सूर्यवंशम चौक पर तालियों और विस्मय का शोर मच गया। लेकिन रुद्रांश का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपना अग्निरोधी कवच उतारा और तीसरी लहर के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। इस बार उसके पास पूरे 2 मिनट और 50 सेकंड का समय था, क्योंकि दूसरी लहर 10 सेकंड के भीतर ही राख हो गई थी। इस बार रुद्रांश ने कुछ ऐसा किया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने सुरंगें तो लगाई ही, पर उनके ऊपर एक पारभासी चूर्ण पाउडर छिड़कना शुरू किया जिससे नीली जादुई ऊर्जा निकल रही थी। यह क्या है? भीड़ में से एक छात्र, जो रसायन शास्त्र एल्केमी का छात्र था, चिल्लाया। ये तो उच्च स्तरीय अग्निशक्ति वर्धक चूर्ण, हाई लेवल फायर पावर एम्प्लीफिकेशन पाउडर है।
ये चूर्ण रसायनशास्त्री तब इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें अपनी भट्टी की आग को कई गुना बढ़ाना होता है। मात्र 1 ग्राम चूर्ण भट्टी की आग को 2 गुना कर देता है। और यहाँ रुद्रांश ने सुरंगों के ऊपर उसकी एक मोटी परत बिछा दी थी। क्या अगर यह फटा तो इसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी? ये सोचकर ही लोगों के माथे पर पसीना आ गया। पागल, ये लड़का पूरी तरह से उन्मादी मैडमैन है। क्या उसे डर नहीं लगता? इतने बड़े विस्फोट से तो वह कवच भी उसे नहीं बचा पाएगा। उन्माद की पराकाष्ठा, रक्षात्मक कवच। रुद्रांश ने जैसे सबकी शंकाओं को भांप लिया था। उसने अपना कवच फिर से उठाया और अपनी झोली से 1 दर्जन से अधिक नीले रंग के ताबीज निकाले और उन्हें कवच पर चिपका दिया। ये तो डी श्रेणी की वस्तु, जादुई रक्षक ताबीज, मैजिक गार्डियन टैलिस्मैन है। हर कोई थूक निगल कर रह गया। रुद्रांश की कार्यप्रणाली किसी की समझ से परे थी। एक ताबीज 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का आता है और केवल 30 सेकंड के लिए एक सुरक्षा कवच बनाता है। कोई भी इतना पैसा बर्बाद नहीं करता, लेकिन रुद्रांश ने एक साथ 1 दर्जन ताबीज लगा दिए थे। 1 दर्जन सुरक्षा कवच, ऊपर से जादुई अग्निरोधी कवच। अब वह अगले महाविस्फोट का सामना करने के लिए तैयार था। अब देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तीसरी लहर आएगी, वे एक पल में भाप बन जाएंगे। इसका मतलब है रुद्रांश का समय 6 मिनट ही रहेगा। पहले तल पर वराह राक्षस का एक ही झटके में वध, और दूसरे तल को रिकॉर्ड समय में पार करना। अब तक के रुद्रांश के परिणाम आर्यावर्त के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली छात्रों के बराबर हैं। किसी ने उत्साह से चिल्लाकर कहा, और पूरी भीड़ इस बात से सहमत थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि छोटे से सूर्यवंशम शहर से ऐसा कोई योद्धा रणनीतिकार निकलेगा जो केवल अपनी बुद्धि और संसाधनों के बल पर नर्क श्रेणी की परीक्षा को खिलौना बना देगा। विजय भार्गव की आंखों में अब गर्व के साथ साथ एक अजीब सा डर भी था। क्या रुद्रांश इस आग के खेल में सुरक्षित रहेगा? उधर मुख्य निरीक्षक चेंग बो के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उन्हें अब समझ आ रहा था कि रुद्रांश ने पशु स्वामी का पेशा क्यों चुना। यदि वह खुद इतना खतरनाक है तो उसका पालतू जीव कैसा होगा? क्या तीसरी लहर का अंत रुद्रांश की योजना के अनुसार होगा? और जब अंतिम तल पर रुद्रांश अपनी असली शक्ति नव्या को मैदान में उतारेगा तो क्या होगा? अध्याय 45, रुद्रांश का असाधारण व्यक्तित्व। मैं बाद की चीजें तो समझ सकता हूँ, जैसे जादुई यांत्रिक सुरंगें, अग्निशक्ति वर्धक चूर्ण, उन्नत अग्निरोधी कवच और जादुई रक्षक ताबीज। लेकिन मैं बस इस बात को लेकर उत्सुक हूँ कि उसने उन 15 रक्तपिपासु मूषक मानवों को पहली ही लहर में बिना किसी प्रहार के कैसे ढेर कर दिया। वे अचानक बेदम होकर क्यों गिर पड़े? इस समय मुख्य मंच पर बैठे प्रधानाचार्यों के बीच सन्नाटा था। चतुर्थ विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश दीक्षित ने अंततः वह प्रश्न पूछ ही लिया जो सबके मन में कौंध रहा था। वे सभी रुद्रांश की रणनीतियों से स्तब्ध थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि एक छोटा सा छात्र स्नातक परीक्षा के दौरान वस्तु रणनीति, आइटम टैक्टिक्स का ऐसा सजीव पाठ पढ़ाएगा। प्रधानाचार्य दीक्षित की बात सुनकर अन्य प्रधानाचार्यों ने भी 10वें स्तर के महान जादूगर चेंग बो की ओर देखा। उनके चेहरों पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। ये स्वीकार करना थोड़ा अपमानजनक था कि 50-60 स्तर के ये अनुभवी प्रधानाचार्य यह नहीं समझ पाए थे कि स्तर 10 के एक छात्र ने उन राक्षसों के साथ क्या खेल खेला था। चेंग बो ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए उत्तर दिया, वह के जोड़ श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि थी, प्राणघाती सुन्न चूर्ण, फेटल नमिंग पाउडर। चेंग बो भी कभी एक साधारण पृष्ठभूमि से आए थे और रुद्रांश की तरह उन्होंने भी शून्य से शुरुआत की थी। इसलिए वे इन छोटी लेकिन प्रभावी वस्तुओं से भली भांति परिचित थे। प्राणघाती सुन्न चूर्ण ए जोड़ एक रंगहीन और गंधहीन आध्यात्मिक औषधि। यदि इसे सांस के माध्यम से भीतर लिया जाए तो पूरा शरीर लकवाग्रस्त स्थिति में चला जाता है। जितना अधिक चूर्ण भीतर जाएगा, लकवा उतना ही लंबा और गहरा होगा। विशेष नोट, ये स्तर 40 से ऊपर के राक्षसों और उच्च स्तरीय योद्धाओं पर बेअसर है। तो ये बात थी, कोई आश्चर्य नहीं। ये सुनते ही सभी प्रधानाचार्यों को जैसे ज्ञान प्राप्त हो गया। हे ईश्वर, तो इसीलिए वे मूषक मानव जो रुद्रांश का पागलों की तरह पीछा कर रहे थे, अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गए। सच कहा जाए तो उन्होंने अपने जीवन में हजारों स्नातक परीक्षाओं का निरीक्षण किया था, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने किसी छात्र को केवल अपनी बुद्धि, वस्तुओं और भागने की कला काइटिंग के दम पर एक पूरा तल पार करते देखा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने पूरे 6 मिनट का सटीक स्कोर प्राप्त किया था। यद्यपि स्नातक परीक्षा के नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि छात्र सी श्रेणी से नीचे की वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शायद ही कोई छात्र ऐसा करता है। एक कारण तो यह है कि ये वस्तुएं बहुत महंगी होती हैं। रुद्रांश ने अब तक जो इस्तेमाल किया था उसकी कीमत लाखों में थी। दूसरा कारण ये कि अधिकांश छात्र समूहों टीम्स में लड़ते हैं। जहां तक आर्यावर्त के शीर्ष प्रतिभाशाली छात्रों की बात है, वे अपनी व्यक्तिगत शक्ति के इतने अभिमानी होते हैं कि उन्हें इन वस्तुओं की सहायता लेना अपनी शान के खिलाफ लगता है। उनकी नज़र में रुद्रांश का ये तरीका जुगाड़ या छल माना जा सकता था। लेकिन स्नातक परीक्षा आपकी प्रक्रिया को नहीं देखती, वह केवल आपके परिणामों को देखती है।
चाहे आप मंत्रों का उपयोग करें या बमों का, यदि आप निर्धारित समय के भीतर और वैध तरीके से गुप्तधाम को फतह करते हैं तो आप विजेता हैं। विस्फोट का तांडव और रुद्रांश की शांति। अचानक स्क्रीन से एक कान फाड़ देने वाला धमाका सुनाई दिया। धमाका इतना जोरदार था कि होलोग्राम स्क्रीन का ढांचा भी कांपने लगा। कोई भी कल्पना कर सकता था कि अग्निशक्तिवर्धक चूर्ण द्वारा बढ़ाई गई उस जादुई सुरंग की शक्ति कितनी भयानक रही होगी। पूरी स्क्रीन केवल सुर्खलाल लपटों से भर गई। तीसरी लहर के राक्षस थे महाबली उन्मत्त सिंह, जायंट स्ट्रेंथ मैड लायंस। स्तर 35 के ये राक्षस 4 सितारा अधिपति श्रेणी में आते थे। उनकी संख्या कुल 30 थी, परंतु जैसे ही वे प्रकट हुए उन्होंने रुद्रांश द्वारा बिछाए गए बारूद के समंदर पर पैर रख दिया। उस प्रलयंकारी विस्फोट ने उन 30 सिंहों को क्षण भर में राख में बदल दिया। उन्हें एक दहाड़ मारने तक का समय नहीं मिला। जब आग की लपटें धीरे धीरे शांत हुईं, तब रुद्रांश छत से नीचे कूदा। हालांकि उसके पास 1 दर्जन से अधिक जादुई रक्षक ताबीजों की सुरक्षा थी, फिर भी उसके उन्नत अग्निरोधी कवच पर जलने के गहरे निशान थे। स्पष्ट था कि यह विस्फोट साधारण नहीं था। रुद्रांश ने अपना कवच उतारा और उसका शांत और तेजस्वी चेहरा फिर से सबके सामने आया। पहले तल से लेकर अब तक इस युवक के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई थी। यहाँ तक कि जब मूषक मानव उसे घेर रहे थे तब भी वह डिग रहा। उसका यह व्यक्तित्व वास्तव में असाधारण था। अन्य खिड़कियों में दिख रहे छात्रों की तुलना करने पर यह अंतर और भी स्पष्ट हो गया। कोई डर के मारे पागलों की तरह चिल्ला रहा था, कोई राक्षसों के पीछे भागने पर विलाप कर रहा था और किसी के चेहरे पर हताशा साफ झलक रही थी। रुद्रांश उन सब के बीच एक स्थिर हिमालय की तरह खड़ा था। तुलना करना वास्तव में इंसान को क्रोधित कर देता है। किसी दर्शक ने चिल्लाकर कहा, क्या वह वास्तव में नर्क कठिनाई वाले इस स्तंभ को अकेला फतह कर लेगा? कठोर वास्तविकता और तीसरा तल। भीड़ की प्रशंसा के बीच कुछ समझदार लोगों ने टोकना शुरू किया। ठीक है, रुद्रांश को भगवान बनाना बंद करो। वह निश्चित रूप से उत्कृष्ट है, लेकिन उसके ये तरीके केवल पहले 2 तलों तक ही सीमित थे। ये तो बस वार्म अप था। जो कोई भी लौहमुख रुद्र सत्यकौम सेन की शैली को जानता है, उसे पता है कि असली कठिनाई तो अब शुरू होगी। आखिरी के 3 तल किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफ़ी हैं। जब वह इन अगले 3 चरणों को पार कर लेगा, तभी हम जश्न मनाएंगे। इन शब्दों ने जैसे जलती हुई आग पर पानी डाल दिया। जो भीड़ अभी रुद्रांश की रणनीतियों पर तालियां बजा रही थी, वह शांत हो गई। उन्हें पता था कि आगे का रास्ता और भी पथरीला है। उधर दमन स्तंभ के भीतर, डिंग, आपने सभी राक्षसों का सफलतापूर्वक सफाया कर दिया है। द्वितीय तल पार करने पर बधाई। कृपया अगले तल में प्रवेश करने के लिए प्रकाश द्वार का उपयोग करें। रुद्रांश बिना किसी संकोच के तीसरे तल की ओर बढ़ गया। गूंज। स्थानांतरण की हल्की सी बेचैनी के बाद जब उसकी दृष्टि लौटी तो उसने खुद को एक विशाल और घुमावदार भूलभुलैया मज़े के सामने पाया। वर्तमान तल, तृतीय तल। ये तल एक भूलभुलैया है। परीक्षार्थियों को 5 मिनट के भीतर इस भूलभुलैया का निकास खोजना होगा, अन्यथा चुनौती असफल मानी जाएगी। आपके पास 1 मिनट का तैयारी का समय है। 1 मिनट के बाद समय की गणना शुरू होगी। तीसरा तल एक अलग ही आयाम में बनाया गया था। ये छात्र की बुद्धि, धारणा और अंतर्दृष्टि की परीक्षा थी। दीवारों और फर्श पर सूक्ष्म संकेत हिंट्स छिपे थे। परीक्षार्थियों को उन पहेलियों को हल करना था ताकि वे सही रास्ता खोज सकें। तो यह एक भूलभुलैया है। रुद्रांश ने जानकारी को पढ़ा। उसके हमेशा शांत रहने वाले चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी लकीर उभरी। ये तल स्पष्ट रूप से समय बर्बाद करने वाला था। यदि यह सामान्य समय होता तो रुद्रांश को पहेलियां सुलझाना और रास्ता खोजना पसंद आता, लेकिन ये स्नातक परीक्षा थी। समय की 1 सेकंड की देरी भी उसे रैंकिंग में सैकड़ों स्थान नीचे गिरा सकती थी। निश्चित सफलता के लिए अब उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा था। जैसे ही उसका मन बना, उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और एक गहरी आवाज में पुकारा, नव्या, प्रकट हो। गूंज। रुद्रांश के सामने एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी पशु स्वामी समनिंग चक्र, समनिंग अरे उभर आया। जैसे ही बाहर बैठे लोगों ने ये दृश्य देखा, उनकी सांसें थम गईं। आ गया, असली खिलाड़ी आ गया। रुद्रांश ने आखिरकार अपने पालतू जीव को बुलाने का फैसला किया है। कौन सा जीव होगा वह? क्या वह कोई साधारण भेड़िया होगा या कोई दुर्लभ बाज? नीचे खड़ी भीड़ ही नहीं, बल्कि मुख्य मंच पर बैठे प्रधानाचार्य भी अपनी कुर्सियों के किनारे पर आ गए। सबकी आंखें उस चमकते हुए चक्र पर टिकी थीं। हर किसी की उम्मीदें अब उस जीव पर टिकी थीं, क्योंकि रुद्रांश की आगे की जीत उसी की शक्ति पर निर्भर थी। क्या रुद्रांश की नव्या इस भूलभुलैया का अंत कर पाएगी? और क्या ये नन्ही नागिन अपनी असली, विश्व विनाशक शक्ति का एक अंश दिखाएगी? अध्याय 46। एक साधारण जीव का असाधारण उदय। दमन स्तंभ के बाहर का वातावरण किसी शांत ज्वालामुखी की तरह था जो फटने के लिए तैयार हो। हजारों लाखों आंखें मुख्य स्क्रीन पर जमी हुई थीं। हर दर्शक के चेहरे पर तनाव और एक गहरी उत्सुकता का भाव था।
मंच पर बैठे प्रधानाचार्य और मुख्य निरीक्षक चेंगबो भी अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पा रहे थे। पहले 2 चरणों में रुद्रांश ने अपनी युद्ध कला का ऐसा प्रदर्शन किया था जो उनकी उम्मीदों से कोसों दूर था। लेकिन दुनिया जानती है कि पशु स्वामी बीस्ट मास्टर का पेशा बिना पालतू जीव के अधूरा है। रुद्रांश के पास कोई व्यक्तिगत जादुई आक्रमण कौशल नहीं था, इसलिए आगे के विकट चरणों को केवल बुद्धि और कुल्हाड़े से पार करना असंभव था। अब सवाल यह था कि रुद्रांश का पालतू जीव किस श्रेणी का होगा। क्या वह कोई दिव्य मिस्टिक जीव होगा, या शायद आध्यात्मिक स्पिरिट श्रेणी का। नहीं, रुद्रांश जिस तरह का लड़का है, मुझे लगता है उसने कोई परम सोस्ट जीव अनुबंधित किया होगा। भीड़ में चर्चा तेज थी। रुद्रांश ने अपनी रणनीतियों से सबका दिल जीत लिया था, इसलिए लोगों को लगने लगा था कि वह किसी उपन्यास के उस नायक जैसा है जो अपनी असली शक्ति को आखिरी समय के लिए छिपा कर रखता है। मैं शर्त लगाता हूं कि वह कोई आध्यात्मिक श्रेणी का जीव होगा। अरे नहीं भाई, रुद्रांश का स्तर देखो, वह सीधे परम श्रेणी के साथ धमाका करेगा। क्या पागल हो गए हो? परम श्रेणी के जीव केवल पैसे से नहीं मिलते, उनके लिए ऊंची पहुंच और किस्मत चाहिए। क्या रुद्रांश जैसा साधारण लड़का ऐसा कुछ कर सकता है? उम्मीदों का टूटना और उपहास। तभी स्क्रीन पर चमकता हुआ वह जादुई समनिंग चक्र धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। हजारों लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं, लेकिन जैसे ही आकृति स्पष्ट हुई, हूश, पूरे चौक पर एक सन्नाटा छा गया, जिसके बाद अचानक विस्मय और उपहास का शोर उठा। पर्दे पर जो जीव प्रकट हुआ था, वह न तो कोई खूंखार भेड़िया था, न ही कोई शक्तिशाली गरुड़। वह थी एक नन्ही हरी नागिन, वही साधारण नागिन जो आर्यावर्त के जंगलों और खेतों में आमतौर पर पाई जाती है। हे नारायण, यह क्या देख रहा हूँ? एक साधारण जंगली नागिन? क्या मजाक है? रुद्रांश ने इतने तामझाम के बाद एक बेकार सी नागिन को पाल रखा है। खत्म, अब देखने की जरूरत नहीं। प्रांतीय दिग्गजों की बात तो छोड़ो, वह इस भूल भुलैया को भी पार नहीं कर पाएगा। मंच पर बैठे चेंगबो के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने भारी आवाज में पूछा, ये रुद्रांश किस विद्यालय का छात्र है? उसने एक द्वितीय श्रेणी के साधारण जीव के साथ अनुबंध क्यों किया? प्रधानाचार्य विजय भार्गव का चेहरा सफेद पड़ गया था। वहीं द्वितीय विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कपूर अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। चेंग साहब, ये हमारे भार्गव जी के विद्यालय का छात्र है। देखिए, इनके विद्यालय की वित्तीय स्थिति कितनी खराब है कि एक होनहार छात्र को केवल एक मामूली सांप के साथ गुजारा करना पड़ रहा है। भार्गव जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रुद्रांश को 50 लाख की छात्रवृत्ति दी थी ताकि वह एक राक्षसी श्रेणी डेमोनिक बीस्ट का जीव खरीद सके, पर इस लड़के ने उस पैसे का क्या किया? एक मामूली नागिन, नव्या का विराट स्वरूप, दमन स्तंभ के भीतर। रुद्रांश इन सब बातों से बेखबर था। जैसे ही नव्या प्रकट हुई, वह अपनी पूंछ हिलाती हुई रुद्रांश के पास आए। जी, नव्या ने प्यार से रुद्रांश के पैरों से लिपटना शुरू किया और तेजी से उसके गले तक पहुंच गई। उसने अपना छोटा सा सिर रुद्रांश के गाल पर रगड़ा, मानो कह रही हो, मुझे बहुत याद किया न। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए नव्या के सिर को सहलाया। ठीक है नव्या, अब बहुत हुआ लाड़ प्यार, घर चलकर आराम करेंगे, लेकिन अभी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस भूल भुलैया को देखो। नव्या ने अपनी नन्ही आंखों से उन ऊंची दीवारों को देखा। नव्या, हमारे पास पहेलियां सुलझाने का समय नहीं है, इन दीवारों को बस समतल कर दो। जी, नव्या ने उत्साह से सिर हिलाया। वह रुद्रांश के गले से उतरी और जमीन पर पहुंचते ही अपनी जन्मजात प्रतिभा विराट रूपांतरण जायंट ट्रांसफॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। गूंज, नव्या के नन्हे शरीर से एक दिव्य सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा। देखते ही देखते वह 1 मीटर लंबी नागिन पागलों की तरह बढ़ने लगी। धमाक, भीड़ की चीखें और प्रधानाचार्यों का उपहास एक पल में थम गया। स्क्रीन पर अब वह नन्ही नागिन नहीं थी, वहां 100 मीटर लंबी और 50 मीटर ऊंची विशालकाय हरी नागिन खड़ी थी। उसका सिर दमन स्तंभ की उस ऊंची छत को छूने ही वाला था। नव्या का स्तर अब 30 हो चुका था और उसकी शारीरिक क्षमता 14,000 अंकों को पार कर गई थी। उसके शरीर पर मौजूद हरे शल्क स्केल्स अब किसी पन्ने की तरह चमक रहे थे और इतने कठोर थे कि पहले के राक्षस उन्हें छू भी नहीं सकते थे। ररौरर, नव्या की आवाज़ अब चू चू वाली नहीं थी। यह एक ऐसी दहाड़ थी जिसने पूरे दमन स्तंभ की नींव हिला दी। उस दहाड़ में एक प्राचीन विश्व विनाशक नाग, वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग अजूर ड्रैगन की गूंज छिपी थी। बाहर खड़े चेंगबो की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। यह कोई साधारण नागिन नहीं है, इसकी दहाड़ में तो प्राचीन ड्रैगन की शक्ति है। रुद्रांश ने गर्व से नव्या की ओर देखा और कहा, चलो नव्या, रास्ता बनाओ। अगले ही पल नव्या ने अपने विशाल शरीर को उन अभेद्य दीवारों पर दे मारा। वह भूल भुलैया जिसे सुझाने में चोटी के योद्धाओं को घंटों लग जाते, वह अब ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। रुद्रांश ने पहेली को हल नहीं किया था, उसने पहेली को ही मिटा दिया था। क्या रुद्रांश की यह विनाशकारी शैली उसे परीक्षा में शीर्ष पर ले जाएगी? और जब नर्क कठिनाई का अंतिम रक्षक सामने आएगा, तो नव्या की असली शक्ति क्या गुल खिलाएगी?
अध्याय 47, उसका पालतू जीव भी बगुला भगत निकला। नव्या ने जब वह कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी तो बाहर खड़े हजारों दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि वह विशालकाय नागिन बिना किसी हिचकिचाहट के सामने मौजूद उस जटिल भूलभुलैया की ओर बिजली की गति से झपटी। धड़ाम। वे मजबूत और ऊंची दीवारें जो भूलभुलैया के रास्तों को बनाती थीं और जिन्हें स्तर 40 का कोई अनुभवी योद्धा भी हिला नहीं सकता था, नव्या की दैत्यकारी शारीरिक शक्ति के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। जैसे ही नव्या का विशाल शरीर उन दीवारों से टकराया, वे धूल में मिल गईं। क्या आपको लगा कि पहली दीवार का टूटना ही अंत था? भूलिए मत, रुद्रांश ने नव्या को आदेश दिया था, सभी ऊंची दीवारों को समतल कर दो। और फिर कड़क, धमाक, धड़ाम। 100 मीटर लंबी वह विशाल हरी नागिन किसी प्रलयनकारी रथ की तरह उन दीवारों के बीच से निकलती गई। उसने किसी पहेली को सुझाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि सीधे टकराकर 2 किलोमीटर लंबा एक ऐसा राजमार्ग बना दिया जो सीधे भूलभुलैया के अंतिम छोर तक जाता था। अपना कार्य पूरा करने के बाद नव्या ने तुरंत अपना शरीर सिकोड़ लिया और वापस अपने छोटे से रूप में आ गई। वह फुर्ती से रुद्रांश के कंधे पर चढ़ी और अपना सिर उसके गाल से सटाकर लाड़ करने लगी। जी मालिक, जल्दी से मेरी तारीफ करो। नव्या, तुम वास्तव में अद्भुत हो। रुद्रांश ने अपनी लाडली नागिन की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने उसे सहलाया और फिर बिना समय बर्बाद किए उस रास्ते पर आगे बढ़ गया जो नव्या ने अभी अभी बनाया था। वह तेजी से अंतिम छोर पर पहुंच गया। तभी स्क्रीन पर सुनहरे अक्षरों में संदेश चमका, आप भूलभुलैया के अंत तक पहुंच चुके हैं। बधाई हो, आपने तृतीय तल को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। कृपया अगले तल में प्रवेश करने के लिए प्रकाश द्वार का उपयोग करें। अब केवल अंतिम 2 चरण शेष थे। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो एक चरण विशिष्ट एलीट श्रेणी का होगा और अंतिम चरण महादानव बॉस स्तर का। अब समय आ गया था जब नव्या को अपनी असली चमक बिखेरनी थी। जैसे ही रुद्रांश चौथे तल की ओर बढ़ा, बाहरी दुनिया में एक महाविस्फोट जैसा शोर मच गया। संसार का विस्मय और बगुला भगत का रहस्य। हर किसी का चेहरा ऐसे सदमे में था जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार देख लिया हो। लोग चाहकर भी बोल नहीं पा रहे थे। रुद्रांश का स्तर पार करने का ये बर्बर और अतार्किक तरीका सबको भीतर तक हिला गया था। नव्या ने जो पराक्रम दिखाया था उसने लोगों के विश्व दर्शन वर्ल्ड व्यू को ही बदल दिया था। यदि रुद्रांश ने कोई परम सोस्ट श्रेणी का दिव्य जीव पाल रखा होता तो लोग इस दृश्य के लिए मानसिक रूप से तैयार होते। लेकिन आपने तो एक द्वितीय श्रेणी की साधारण जंगली नागिन को अनुबंधित किया था। अरे भाई, क्या ये वास्तव में कोई साधारण नागिन है? मैं कसम खाकर कहता हूँ, यह अब तक की सबसे पागल कर देने वाली नागिन है। कोई मुझे समझाएगा कि एक मामूली नागिन अपना आकार 100 मीटर तक कैसे बढ़ा सकती है? मानना पड़ेगा, दूसरे लोग पहेलियां सुलझा रहे हैं और ये लड़का पूरी भूलभुलैया को ही जमीन के बराबर कर रहा है। मुख्य मंच पर बैठे प्रधानाचार्य सबसे अधिक भ्रमित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लौहमुख रुद्र सत्यकौम सेन द्वारा 6 महीने की मेहनत से बनाई गई यह भूलभुलैया रुद्रांश का पालतू जीव महज 30 सेकंड में ध्वस्त कर देगा। परंतु सबसे बड़ी गुत्थी ये थी कि एक साधारण नागिन की विराट रूपांतरण जायंट ट्रांसफॉर्मेशन प्रतिभा इतनी असाधारण कैसे हो सकती है। आमतौर पर साधारण जीव 3-5 मीटर तक बढ़ सकते हैं, राक्षसी जीव डेमोनिक 10 मीटर तक, दिव्य जीव मिस्टिक 20 मीटर तक, परम जीव सोस 30 मीटर तक और महादेव श्रेणी के जीव डिवाइन बीस्ट्स जिन्हें किसी ने शायद ही देखा हो, वे 100 मीटर तक बढ़ सकते हैं। इस नन्ही नागिन का 100 मीटर तक बढ़ना इसे सीधे महादेव श्रेणी के बराबर खड़ा कर रहा था। प्रधानाचार्यों को अब एहसास हुआ कि केवल रुद्रांश ही बगुला भगत पिग्स ईटिंग टाइगर्स बनकर अपनी शक्ति नहीं छिपा रहा था, बल्कि उसका पालतू जीव भी उतना ही चालाक निकला। चेंगबो का अनुमान और भविष्य की आहट। चेंगबो, जो स्वयं 10वें स्तर के महान जादूगर थे, ने अपनी पैनी दृष्टि से निष्कर्ष निकाला। हो न हो, ये नागिन एक उत्परिवर्ती प्रजाति म्यूटेंट स्पीशीज है। इसके खून में किसी प्राचीन और शक्तिशाली जीव का अंश है, वरना ये तरकीन घटना घट ही नहीं सकती थी। भले ही यह उत्परिवर्तन बहुत असाधारण था, पर चेंगबो के लिए ये शुभ समाचार था। कम से कम उन्हें अब भरोसा हो गया था कि रुद्रांश का पालतू जीव कोई कचरा नहीं है। ये सोचकर इस महान जादूगर का मूड भी सुधर गया। उन्होंने विजय भार्गव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा। भार्गव जी, यदि ये लड़का आखिरी 2 चरणों को भी इसी तरह पार कर लेता है तो इसका परिणाम पूरे राज्य में तहलका मचा देगा। इसने पहले 3 चरणों में ही बाकी छात्रों को मीलों पीछे छोड़ दिया है। हो सकता है ये हमारे शहर का महाविद्वान सिटी टॉप स्कॉलर बन जाए। भार्गव जी गदगद हो गए, लेकिन फिर भी विनम्रता से बोले, चेंग साहब, आपकी कृपा है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि रुद्रांश सुरक्षित बाहर आ जाए। अरे भाई, इतनी विनम्रता की जरूरत नहीं है। इस बच्चे का युद्ध कौशल और इसकी दुर्लभ नागिन, ये दोनों मिलकर इतिहास रचने वाले हैं, चेंगबो ने गर्व से कहा।
चेंगबो के मन में एक और भी बड़ा विचार था जो उन्होंने जुबान पर नहीं लाया। यदि रुद्रांश ने अगले 2 चरणों को भी इसी तरह कुचल दिया तो वह प्रांतीय महाविद्वान प्रोविंशियल टॉप स्कॉलर भी बन सकता था। आर्यावर्त में शिक्षा तो सबके लिए समान है, लेकिन संसाधनों पर अमीरों का कब्जा है। पिछले कई सालों से प्रांतीय टॉपर हमेशा बड़े घरानों से ही आते रहे हैं। रुद्रांश जैसे मध्यम वर्गीय या गरीब छात्र के लिए वहां तक पहुंचना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन आज रुद्रांश उन बेड़ियों को तोड़ने के करीब था। दूसरी तरफ आर्या और उसकी टीम। उधर दमन स्तंभ के दूसरे हिस्से में आर्या और उसकी टीम अभी दूसरे तल की पहली लहर से निपट ही पाई थी। उन्होंने दुर्स्वप्न नाइट में कठिनाई चुनी थी, क्योंकि नर्क स्तर चुनने की उनमें हिम्मत नहीं थी। अन्वेषा, सिया, रिया, तुम सबको खुश होना चाहिए कि तुमने उस बेकार रुद्रांश को अपनी टीम में नहीं लिया। अगली लहर का इंतजार करते हुए टीम का अहंकारी सदस्य शुभम मुस्कुराते हुए बोला, वरना अब तक हम पहले ही तल पर लटके होते। देखिए हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रुद्रांश तो अब तक बाहर निकलकर रो रहा होगा। अन्वेषा और बाकी लड़कियां चुप रहीं। उनके मन में भी कहीं न कहीं यही लग रहा था कि रुद्रांश का अकेले जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें क्या पता था कि जिस रुद्रांश का वे मजाक उड़ा रहे हैं वह पहले ही चौथे तल के द्वार पर दस्तक दे रहा है और पूरी दुनिया उसके नाम की माला जप रही है। रुद्रांश का अगला कदम। रुद्रांश चौथे तल के भीतर कदम रख चुका था। यहाँ का वातावरण पिछले तलों से बिल्कुल अलग था। चारों ओर गहरी धुंध थी और हवा में मौत की गंध तैर रही थी। नव्या उसके कंधे पर सतर्क बैठी थी। उसकी जीभ बार बार बाहर निकल रही थी, मानो वह धुंध में छिपे किसी बड़े खतरे को सूंघ रही हो। रुद्रांश ने अपने हाथ में कुल्हाड़ा कस लिया। नव्या, तैयार हो जाओ, अब खेल गंभीर होने वाला है। क्या रुद्रांश का यह आत्मविश्वास चौथे तल की उन अदृश्य ताकतों के सामने टिक पाएगा? और क्या शुभम और आर्या को कभी पता चलेगा कि वे जिस लड़के को बेकार समझ रहे थे वह इस समय पूरे राज्य की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाला है? अध्याय 48, गॉब्लिन सम्राट और शक्ति का असंतुलन। अन्वेषा, रिया और सिया ने जब शुभम के उस अहंकार से भरे चेहरे को देखा तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उन सब की आंखों में एक ही भाव था, घृणा और तिरस्कार। मजाक करना बंद करो, समझे? शुभम को लग रहा था कि उसने रुद्रांश को टीम में न लेकर बहुत बड़ा उपकार किया है। लेकिन सच तो ये था कि ये तीनों लड़कियां मन ही मन तड़प रही थीं कि काश वे रुद्रांश की टीम में होतीं। यदि यह कष्टदायक और अभिमानी लड़का बीच में न आता तो वे आज रुद्रांश के साथ इतिहास रच रही होतीं। रिया और सिया ने पहले ही अपनी सहेली अन्वेषा को उस अद्भुत युद्ध शक्ति के बारे में बता दिया था जो रुद्रांश ने जंगली गुप्तधाम सीक्रेट रेल्म में दिखाई थी। शुभम का स्तर, जो मुश्किल से जिया वेनिक्सुआन से थोड़ा बेहतर था, वह खुद की तुलना रुद्रांश से करने की जुर्रत कर रहा था। इस पर रिया केवल वही कहना चाहती थी जो उसने पहले जिया से कहा था, क्या तुम्हारी हैसियत भी है रुद्रांश से तुलना करने की? क्या तुम उसके पैरों की धूल के बराबर भी हो? आर्या, जो टीम में सबसे अधिक क्षति डैमेज पहुंचाने वाला योद्धा था, उसने तीनों लड़कियों के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट देखी। वह तुरंत सज्जन पुरुष का मुखौटा पहनकर बीच में कूदा। ठीक है, अभी रुद्रांश के बारे में चर्चा करने का समय नहीं है। हमारी प्राथमिकता इस परीक्षा को पार करना और नगर महाविद्वान सिटी बनना है। ये सुनकर तीनों लड़कियों ने मन ही मन अपनी आंखें घुमा लीं। नगर महाविद्वान, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो आर्या। जब तक रुद्रांश और वह प्रलयंकारी नव्या मैदान में हैं, तुम्हें नगर का खिताब तो क्या, सांत्वना पुरस्कार भी मुश्किल से मिलेगा। उन लड़कियों को अब पूरा विश्वास था कि रुद्रांश न केवल शहर का नाम रोशन करेगा, बल्कि वह पूरे आर्यावर्त के शीर्ष 10 परीक्षार्थियों में जगह बनाने वाला इस छोटे से शहर का एकमात्र छात्र बनेगा। चतुर्थ तल, कमजोरी का अभिशाप। वर्तमान तल, चतुर्थ तल। संकेत, आपने स्तर 3 दुर्बलता लेवल 3 वीकनेस की स्थिति में प्रवेश किया है। तो ये शुरू हो गया। रुद्रांश ने ठंडी सांस ली। जैसे ही उसने चौथे तल पर कदम रखा, उसकी जानकारी वाली पट्टी इन्फॉर्मेशन पैनल पर एक चेतावनी चमकने लगी। स्तर 3 दुर्बलता, आपके सभी गुण अट्रिब्यूट्स 30% कम कर दिए गए हैं। दमन स्तंभ के कई गुप्तधामों में वातावरणीय अभिशाप एनवायरनमेंटल डिबफ्स की प्रणालियां होती हैं। आम अभिशापों में दुर्बलता, धीमी गति, धारणा प्रतिबंध, वस्तु निषेध, कौशल निषेध आदि शामिल हैं। इन अभिशापों के स्तर 1 से 9 तक होते हैं। कहा जाता है कि पौराणिक मिथकल श्रेणी के गुप्तधामों में स्तर 9 के अभिशाप आम होते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे कितने कठिन होंगे। स्नातक परीक्षा देने वाले इन नए छात्रों के लिए स्तर 3 की दुर्बलता ही पहाड़ जैसी चुनौती थी। रुद्रांश ने नर्क कठिनाई चुनी थी, इसलिए उसे 30% की गिरावट झेलनी पड़ रही थी। तुलनात्मक रूप से दुस्वप्न नाइटमेयर में 20%, कठिन हार्ड में 10%, केवल सामान्य स्तर चुनने वालों को किसी अभिशाप का सामना नहीं करना पड़ता था। ये लौहमुख रुद्र सत्यकौम सेन का बनाया हुआ प्रश्न पत्र था। निश्चित रूप से यहाँ पहुँचने वाले छात्र सत्यकौम को अमानवीय कहकर कोस रहे होंगे।
रुद्रांश के अपने गुण 1500 अंकों के थे, जो अब घटकर 1050 रह गए थे। लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। उसे पता था कि अगले चरणों में उसे खुद तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा मोर्चा नव्या संभालेगी। नव्या के गुण 14,000 अंक थे और 30% की कमी के बाद भी उसके पास 9,800 अंक बचे थे, जो इस तल के किसी भी राक्षस को कुचलने के लिए पर्याप्त थे। साथ ही कोई यह न भूले कि रुद्रांश का पेशा पशुस्वामी बीस्ट मास्टर था। इस पेशे के कौशल मुख्य रूप से अपने पालतू जीवों की शक्ति को कई गुना बढ़ाने के लिए होते हैं। रुद्रांश ने अपनी पिछली कमाई से शहर के कौशल पुस्तकालय से कई महत्वपूर्ण पुस्तकें खरीदी थीं। भले ही वे डी जोड़ श्रेणी की थीं, पर नव्या जैसी विश्व विनाशक नागिन के लिए वे सोने पर सुहागा थीं। गॉब्लिन सम्राट का उदय। ररौरर हॉल के बीचों बीच रखे एक विशाल लोहे के पिंजरे से एक प्रलयंकारी दहाड़ गूंजी। रुद्रांश ने अपनी नजरें गड़ाईं। मध्यम मशालों की रोशनी में उसने उस दैत्य को देखा। वह 10 मीटर ऊंचा था। उसके विशाल शरीर पर हड्डियों का कवच बोन आर्मर चढ़ा हुआ था। उसके माथे पर एक गैंडे जैसा विशाल सींग उगा था। मुंह से बाहर निकले हुए भयानक दांत और उसकी मांसपेशियों के नीचे फड़कती नीली नसें उसकी अपार शक्ति का प्रमाण दे रही थीं। बाहर बैठे दर्शक भी स्क्रीन के माध्यम से उस राक्षसी आभा ऑरा को महसूस कर पा रहे थे। रुद्रांश ने तुरंत अपनी मूल्यांकन तकनीक का उपयोग किया। राक्षस गॉब्लिन सम्राट गॉब्लिन एम्परर। स्तर 40 श्रेणी अधिपति कमांडर 9 स्टार। शक्ति 7000 बुद्धि 5000 शारीरिक क्षमता 7000 चपलता 6500। टिप्पणी गॉब्लिन जाति का राजा, जिसके पास अकल्पनीय दैत्यकारी शक्ति और अत्यंत कठोर जीवन शक्ति है। इसका स्वभाव क्रूर और हिंसक है। हे भगवान, 9 सितारा अधिपति। रुद्रांश ने बुदबुदाया। ये राक्षस अलौकिक ट्रांसेंडेंटल श्रेणी में प्रवेश करने से महज एक कदम दूर था। आमतौर पर लोग गॉब्लिन को शुरुआती स्तर का राक्षस मानते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि जंगली राक्षस भी समय के साथ विकसित होते हैं। यदि कोई राक्षस 20 साल, 100 साल या 1000 साल तक जीवित रह जाए और युद्ध का अनुभव प्राप्त कर ले, तो वह एक ऐसा महादानव बन जाता है जिससे बड़े बड़े योद्धा भी थरथराहट महसूस करते हैं। ये गॉब्लिन सम्राट निश्चित रूप से किसी बड़ी जनजाति का क्रूर शासक रहा होगा। रुद्रांश जैसा शांत लड़का भी इस डेटा को देखकर थोड़ा गंभीर हो गया। 7000 अंकों की शक्ति वाले इस राक्षस को केवल मानवीय युद्ध कौशल से हराना नामुमकिन था। यहाँ बुद्धि और शक्ति का सही तालमेल ही काम आने वाला था। बाहरी दुनिया का भय और सत्य कौम की क्रूरता। मुख्य निरीक्षक चेंग बो ने जब स्क्रीन पर गॉब्लिन सम्राट को देखा तो उन्होंने एक गहरी आह भरी। सत्य कौम आज भी उतना ही क्रूर है जितना पहले था। यदि कोई छात्र इस सम्राट को 5 मिनट के भीतर मार गिराता है, तो भले ही वह 5वें तल पर हार जाए, उसका स्कोर इतना शानदार होगा कि वह देश के शीर्ष 50 युद्ध महाविद्यालयों में जगह बना लेगा। कई प्रधानाचार्यों ने भी सहमति में सिर हिलाया। वे जानते थे कि यदि उन्हें फिर से 18 साल का कर दिया जाए, तो वे भी शायद इस सम्राट के सामने टिक नहीं पाएंगे। तभी रुद्रांश की स्क्रीन के बगल वाली एक खिड़की से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। किसी अन्य परीक्षार्थी ने, जो संभवतः किसी दूसरे शहर का होनहार छात्र था, गॉब्लिन सम्राट के पिंजरे में कदम रखा था। सम्राट की एक ही गदा के प्रहार ने उस छात्र के रक्षा कवच को चकनाचूर कर दिया था और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसे तुरंत जादुई तरीके से बाहर निकाला गया। पूरे चौक पर सन्नाटा छा गया। गॉब्लिन सम्राट का डर अब सबके चेहरों पर दिख रहा था। रुद्रांश ने पिंजरे के द्वार की ओर हाथ बढ़ाया। नव्या, तैयार हो, अब दुनिया को तुम्हारा असली रूप देखने दो। नव्या ने अपने स्वामी के हाथ पर अपना सिर रगड़ा। उसके शल्कों से एक मंद हरी रोशनी निकलने लगी थी। खेल अब सचमुच शुरू होने वाला था। क्या रुद्रांश की नव्या इस गॉब्लिन सम्राट की अपार शक्ति का मुकाबला कर पाएगी? और क्या रुद्रांश अपने पशुस्वामी कौशलों का उपयोग करके नव्या को एक अजय योद्धा में बदल देगा? अध्याय 49 स्नातक परीक्षा की क्रूरता। धिक्कार है, किसी की मृत्यु हो गई। अचानक गूंजी उन चीखों ने दर्शकों के दिल दहला दिए। जब लोगों ने अपनी आंखें घुमाकर देखा तो पाया कि एक स्क्रीन पर उन 3 रजत कंटक वानर दानवों ने एक नए छात्र के शरीर के चिथड़े कर दिए थे। अविनाश अपने साथी को वानर दानवों द्वारा चीरते हुए देखकर उसके 4 साथियों ने शोक और आक्रोश के साथ दहाड़ मारी। स्पष्ट था कि उन 3 वानर दानवों ने स्थिति का लाभ उठाया था। जब छात्र के अन्य साथी बाकी राक्षसों को रोकने में व्यस्त थे, तब इन वानरों ने पीछे से घेरा बनाकर उस पर हमला किया। उन्होंने एक ही घूंसे में उस छात्र का सिर कुचल दिया और फिर बाकी राक्षसों के साथ मिलकर उसके शरीर को क्षत विक्षत करना शुरू कर दिया। वह दृश्य अत्यंत रक्तरंजित और क्रूर था। मौके पर मौजूद कई लोग इसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा सके और उन्होंने अपनी आंखें फेर लीं। बचे हुए 4 छात्र वानर दानवों के घेरे में बुरी तरह फंस गए थे। अंततः उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उन्होंने वापसी मंत्रपत्र रिटर्न स्क्रॉल का उपयोग किया और दिव्य दमन स्तंभ से बाहर टेलीपोर्ट हो गए। जब वे चारों बाहर आए तो वे फूट फूट कर रो रहे थे।
उनकी आंखों में मौत के मुंह से बचने की राहत तो थी, लेकिन उससे कहीं अधिक उन राक्षसों का खौफ था। विशेष रूप से अपने साथी के चित्रे होने का वह दृश्य उनके मानस पटल पर अंकित हो गया था। अपराध बोध, निराशा और आतंक की लहरों ने उन्हें तोड़ दिया था, उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी थी। यही स्नातक परीक्षा की असली क्रूरता है। स्पष्ट है कि इस टीम ने अपनी शक्ति का अधिक आकलन किया और कठिन स्तर चुन लिया, जिसका परिणाम इतना दुखद हुआ। अफसोस, भीड़ में हर किसी का चेहरा उदासी से भर गया था। इसी बीच वहां मौजूद शिक्षकों ने कक्षा 11 और 12 के छात्रों की ओर कठोर दृष्टि से देखा और भारी आवाज में कहा, एक इंसान के लिए आत्मज्ञान होना बहुत मूल्यवान है। क्या आपने इस टीम का हश्र देखा? अगले साल और उसके अगले साल आपकी बारी होगी। इन सीखों को हमेशा याद रखना। छात्रों ने डर के मारे सिर हिलाया। हालांकि भीड़ में कुछ ऐसे अभिमानी छात्र भी थे जो ऊपर से तो सहमत दिखे, पर मन ही मन उपहास कर रहे थे। वे इसलिए मरे क्योंकि वे कमजोर थे। अगर मैं होता तो इसे आसानी से पार कर लेता। ये सच है। एक पुरानी कहावत है, इंसान बातों से कम और ठोकरों से ज्यादा सीखता है। अधिकांश लोग सलाह मान लेते हैं, लेकिन हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद को सर्वशक्तिमान समझते हैं। जब तक वे खुद किसी हादसे का शिकार नहीं होते, उन्हें दूसरों की बातें समझ नहीं आती। जहां तक मृत छात्र के माता पिता का सवाल था, वे दुख के सागर में डूबे थे और उन्हें सांत्वना देने के लिए कर्मचारी वहां से ले गए। शायद कुछ लोग भ्रमित हों। चूंकि यह एक ऐसी दुनिया है जहां खेल और वास्तविकता का मिलन हो चुका है, तो क्या कुछ सहायक पेशों सपोर्ट क्लासेस के पास पुनर्जीवन रेजरेक्शन का कौशल नहीं होता? निश्चित रूप से होता है, लेकिन पुनर्जीवित होने की एक पूर्व शर्त है। केवल 50वें स्तर से ऊपर के योद्धा ही पुनर्जीवित होने के पात्र हैं। यहाँ तक कि पुजारी और चिकित्सक भी स्तर 50 पर पहुंचने के बाद ही यह कौशल सीख पाते हैं। स्नातक परीक्षा देने वाले ये 18-19 साल के बच्चे स्तर 30 तक पहुंच जाएं तो उन्हें दिग्गज माना जाता है। 50 तो बहुत दूर की बात है। हाँ, कुछ अपवाद जरूर हैं। बड़े महानगरों और अमीर राज्यों के कुछ असाधारण प्रतिभाशाली बच्चे इस उम्र में 50वें स्तर को पार कर लेते हैं, लेकिन उन्हें परीक्षा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बड़े विश्वविद्यालय उन्हें पहले ही गोद ले लेते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि लौहमुख रुद्र सत्यकौम सेन के प्रश्न बहुत कठिन और पाठ्यक्रम से बाहर के थे। लेकिन जब से आपदा शुरू हुई है, मानवता हमेशा रक्षात्मक स्थिति में रही है। क्षेत्र छीने गए, लोगों का कत्लेआम हुआ, संसाधन लूटे गए। इस दुनिया में जहां शक्ति ही सर्वोपरि है, कमजोरों को केवल कुचला जाता है। सत्यकौम सेन, जिन्होंने अनगिनत क्रूर लड़ाइयां देखी थीं, शांति के समय भी युद्ध के लिए तैयार रहने के सिद्धांत को गहराई से समझते थे। इसलिए उनके प्रश्न कुख्यात रूप से कठिन थे। मैं डरपोक भीड़ें नहीं पाल रहा, बल्कि ऐसे हिंसक बाघ तैयार कर रहा हूं जो अपने पंजों से दुश्मनों के चिथड़े कर सकें। रुद्रांश का वन मैन शो अभी मौत का वह एक ही उदाहरण नहीं था। अन्य स्क्रीन खिड़कियों में भी हताहतों की खबरें आने लगी थीं। यहां तक कि कुछ पूरी टीमें ही समाप्त हो गई थीं। धिक्कार है, रुद्रांश ने इतनी आसानी से स्तर पार किए कि हमें लगा कठिनाई कम है। हम भूल गए कि प्रश्न पत्र सत्यकौम सेन ने बनाया है। इस समय सूर्यवंशम चौक पर कई छात्र बाहर आ चुके थे। वे सब असफल रहे थे। कुछ छात्र अपनी विफलता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और फूट फूट कर रो रहे थे। हालांकि वे अगले साल फिर परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन तब उन्हें सरकारी सहायता डबल 10 कंपल्सरी एजुकेशन नहीं मिलेगी और उन्हें अपनी जेब से भारी कीमत चुकानी होगी। संसाधन बहुत कीमती हैं। हताश मत हो। यदि तुम युद्ध के मार्ग पर नहीं चल सकते तो किसी सहायक पेशे साइड प्रोफेशन को अपनाओ। शिक्षकों ने उन्हें ढांढस बंधाया। रसायन शास्त्री, वास्तुकार, जौहरी, ये भी एक सम्मानजनक रास्ता है। मंच पर बैठे प्रधानाचार्य भी इन दृश्यों को देखकर भारी मन से बैठे थे। इस साल पास होने वालों की दर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने वाली थी। अरे हाँ, आर्या और उसकी टीम कहां तक पहुंची पता नहीं। केवल रुद्रांश की स्क्रीन स्थायी रूप से चल रही है, बाकी सबकी रैंडम आ रही है। रुको एक मिनट, देखो, रुद्रांश ने चौथा तल पार कर लिया है। वातावरण में पसरा सन्नाटा अचानक इस चिल्लाहट से टूट गया। क्या अभी तो हमने पलक झपकाई थी और इन कुछ सेकंडों में रुद्रांश ने चौथा तल पार कर लिया। हर किसी का चेहरा अवाक था। अभी कुछ देर पहले ही वे उस मौत के दृश्य को देखने में व्यस्त थे और वह दृश्य आधा मिनट भी नहीं चला था। परिणाम ये हुआ कि जब उन्होंने फिर से सिर घुमाया तो उन्हें केवल रुद्रांश की पीठ दिखाई दी, जो अपने हाथ जेब में डाले हुए 5वें तल के प्रकाश द्वार में कदम रख रहा था। उफ, धिक्कार है। ऐसा क्यों लग रहा है कि रुद्रांश की परीक्षा और बाकी सबकी परीक्षा अलग अलग है? वह इतनी सहजता से सब कैसे पार कर रहा है? निरीक्षक महोदय, मैं स्क्रीन रिप्ले की मांग करता हूँ। सही बात है, मैंने अभी रुद्रांश का स्तर पार करने का तरीका नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। रिप्ले। एक समय के लिए उत्तेजित भीड़ ने शोक का माहौल त्याग दिया और पूरी तरह से जीवंत हो गई। चेंग बो का हस्तक्षेप। शांति। मुख्य निरीक्षक चेंग बो ने मेज थपथपाए और गंभीर स्वर में कहा,
आवाज़ बहुत ऊंची नहीं थी, पर जादुई शक्ति के कारण वह हर एक व्यक्ति के कानों में स्पष्ट गूंजी। तभी उबलती हुई भीड़ शांत हुई। स्तर 120 के इस दिग्गज के प्रति लोगों के मन में डर और सम्मान दोनों थे। क्या आप वास्तव में रिप्ले देखना चाहते हैं? यदि आप रिप्ले देखेंगे तो आप रुद्रांश द्वारा 5वें तल को पार करने का दृश्य लाइव देखने से चूक सकते हैं। चेंगबो ने सबकी ओर देखते हुए कहा। उफ, जब सबने इस बारे में सोचा तो चेंगबो की बात सही लगी। ठीक है, पहले हम लाइव देखेंगे कि रुद्रांश भाई 5वें तल को कैसे फतह करते हैं और फिर बाद में रिप्ले देखेंगे। हाँ, यही सही रहेगा। भीड़ की चर्चा सुनकर मंच पर बैठे प्रधानाचार्य लाचारी से एक दूसरे को देख रहे थे। ये स्नातक परीक्षा पूरी तरह से रुद्रांश का व्यक्तिगत शो, पर्सनल शो बन चुकी थी। रुद्रांश अब 5वें तल पर पहुंच चुका था, जो इस स्तंभ का अंतिम और सबसे भयानक चरण था। यहाँ का वातावरण पिछले तलों से भी अधिक रहस्यमयी था। चारों ओर अंधकार था और केवल रुद्रांश के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। नव्या उसके कंधे पर बिल्कुल शांत बैठी थी, पर उसकी आंखें उस अंधेरे में किसी बड़ी चीज़ को ताक रही थीं। रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली। तो यह आखिरी पड़ाव है। क्या रुद्रांश इस नर्क स्तर के अंतिम रक्षक को भी उतनी ही आसानी से धूल चटा पाएगा, या फिर सत्यकौम सेन का आखिरी दांव रुद्रांश के इस विजय रथ को रोक देगा? अध्याय 50, 20 सेकंड का मृत्युपाश। दमन स्तंभ के भीतर का दृश्य कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना आर्यावर्त के किसी भी योद्धा ने नहीं की थी। रुद्रांश को इस बात का आभास नहीं था कि मात्र आधा मिनट से भी कम समय में गॉब्लिन सम्राट को धूल चटाने की उसकी हरकत ने बाहरी दुनिया के दर्शकों के होश उड़ा दिए थे। लेकिन यह मानना पड़ेगा, वह गॉब्लिन सम्राट वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि वह नव्या के सामने पूरे 15 सेकंड तक टिका रहा। सामान्य राक्षसों के लिए नव्या का एक झपट्टा ही यमराज का बुलावा होता था, पर इस सम्राट ने अपनी विशाल काया और कठोरता के बल पर कुछ पल संघर्ष किया। समय के चक्र को आधा मिनट पीछे घुमाते हैं। जब रुद्रांश ने नव्या के साथ चौथे तल के उस विशाल कक्ष में कदम रखा तो गॉब्लिन सम्राट ने अपनी खून जैसी लाल आंखें खोल दी थीं। उसकी आंखों में छिपी क्रूरता और सदियों का आक्रोश साफ झलक रहा था। जैसे ही रुद्रांश का प्रवेश हुआ, सम्राट को बांधने वाली वे जादुई बेड़ियां जो सदियों से उसे दबाए हुए थीं, एक ही झटके में टूट गईं। इंसान, धिक्कार है तुम पर, तुच्छ इंसान। मैं तुम सबको जड़ से मिटा दूंगा। पूरी तरह से बंधन मुक्त होकर वह गॉब्लिन सम्राट अपनी 10 मीटर की ऊंचाई के साथ खड़ा हो गया। उसकी दहाड़ में घृणा और प्रतिशोध का ऐसा ज्वार था जिसने पूरे कक्ष की हवा को भारी कर दिया। धमाक! उसने अपना मुक्का, जो किसी भारी हथौड़े जैसा विशाल था, जोर से हवा में लहराया और उस लोहे के पिंजरे को एक ही प्रहार में चकनाचूर कर दिया। साथ ही उसने पास ही रखी अपनी अस्थि खड्ग बोन नाइफ उठा ली, जो किसी हाथी की हड्डियों से बनी एक विशाल और नुकीली तलवार थी। बिना किसी देरी के खटाक, सम्राट ने जमीन पर जोर से अपना पैर पटका, जिससे स्तंभ का फर्श भी अंदर की ओर धंस गया। उसका पहाड़ जैसा विशाल शरीर किसी मिसाइल की तरह रुद्रांश की ओर लपका। उसके दौड़ने से जो हवा का दबाव पैदा हुआ वह इतना तेज था कि रुद्रांश के चेहरे पर चुभन होने लगी। यदि कोई और छात्र इस अजेय प्रहार का सामना कर रहा होता तो वह भय के मारे अब तक संज्ञाशून्य हो चुका होता। आखिर उस प्रहार का वेग किसी तबाही से कम नहीं था। हालांकि रुद्रांश का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसकी शीतल आंखों में कोई हलचल नहीं थी। वह बस धीरे से बुदबुदाया, नव्या, अगर यह गॉब्लिन सम्राट 20 सेकंड के बाद भी जीवित रहा तो तुम्हारे रोज के स्नैक्स आधे काट दिए जाएंगे। जैसे ही ये शब्द उसके कान में पड़े, जी, नव्या, जो अब तक रुद्रांश के गले से लिपट कर लाड़ कर रही थी, अचानक कांप उठी। एक छोटी सी भोजन प्रेमी फूडिक नागिन के लिए स्नैक्स का काटा जाना दुनिया की सबसे बड़ी सजा थी। बिना किसी देरी के वह रुद्रांश के कंधे से नीचे कूदी। उसकी नन्ही नाग आंखें अब उस विशाल गॉब्लिन सम्राट पर टिक गई थीं जो कुछ ही मीटर की दूरी पर था। यही वह राक्षस था जिसकी वजह से उसके प्रिय भोजन पर संकट आया था। इसे कैसे छोड़ा जा सकता था? गूंज! क्रोध में नव्या के शरीर से सुनहरी दिव्य रोशनी फूट पड़ी, लेकिन इस बार उसने विराट रूपांतरण का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे अपनी प्रलयनकारी विद्युत एक्सटिंक्शन थंडर स्किल को सक्रिय किया। कड़क नीली बिजली ने नव्या के कोमल शरीर को पूरी तरह से घेर लिया और वह एक विद्युत बाण की तरह गॉब्लिन सम्राट की ओर झपटी। उसने पार्श्विक प्रहार ब्रूटल इम्पैक्ट का मन बना लिया था। नव्या चाहती थी कि वह इस अड़ियल राक्षस को एक ही बार में कुचल दे। इसी बीच पीछे खड़े रुद्रांश ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से एक रहस्यमयी जादुई प्रकाश निकला और नव्या के ऊपर जा गिरा। पशु उन्माद बीस्ट पेट फ्रेंजी। एक स्वामी के रूप में रुद्रांश हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता था। इस डी श्रेणी के वर्धक कौशल बफ स्किल के सक्रिय होते ही नव्या के चारों गुण स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, फिजिक, एजिलिटी अचानक 50% बढ़ गए। उसके गुण, जो वातावरण के अभिशाप के कारण 9800 पर सिमट गए थे, अब उछलकर 19600 अंक पर पहुंच गए। वह न केवल अपनी चरम शक्ति पर वापस आ गई थी,
बल्कि अब उसके पास पहले से भी 5000 अंक अधिक थे। आमतौर पर पशु उन्माद कौशल केवल 10% की वृद्धि देता है, लेकिन भूलिए मत, रुद्रांश के पास 10 सहस्र पशु कृपा 10,000 बीस्ट्स फेवर नाम का एसएसएस श्रेणी का दिव्य उपहार टैलेंट है। इसके प्रभाव से रुद्रांश के सभी पशु स्वामी कौशलों की शक्ति 1000% बढ़ जाती है, यानी वह 10% की वृद्धि सीधे 100% में बदल गई थी। गॉब्लिन सम्राट का अंत। गॉब्लिन सम्राट ने देखा कि एक छोटी सी नीली नागिन, जो उसके दांतों के बीच के छेद से भी छोटी थी, उसकी ओर आ रही है। वह उपहास के साथ उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ा, मानो किसी चींटी को मसल रहा हो। परंतु अगले ही पल, संकट, उसकी तीव्र इंद्रियों ने उसके दिमाग में खतरे का एक जोरदार अलार्म बजाया। कुछ गड़बड़ है, ये नागिन साधारण नहीं है। वह सम्राट, जो बाहर से हिंसक था पर भीतर से बहुत चतुर, तुरंत सतर्क हो गया। यही वह खतरे की समझ थी जिसने उसे क्रूर गॉब्लिन कबीले में जीवित रखा था और उसे सम्राट बनाया था। लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। टकराव निश्चित था। गूंज। गॉब्लिन सम्राट ने भी अपने 3 मुख्य वर्धक कौशल सक्रिय किए। 1. शक्तिवर्धन। 2. अतिबल। 3. दैत्य बहु इच्छा शक्ति। उसकी शक्ति, जो 7000 थी, बढ़कर 12000 पर पहुंच गई। उसकी विशाल काया के चारों ओर एक लाल रंग की रक्तरंजित आभा छा गई। तभी नव्या और गॉब्लिन सम्राट के बीच महाटक्कर हुई। धमाक। नीली बिजली और सुर्ख लाल आभा एक दूसरे से टकराईं, जिससे पूरे दमन स्तंभ का कोना कोना प्रकाशित हो उठा। भले ही नव्या आकार में बहुत छोटी थी, पर इस टक्कर में वह हिमालय की तरह अडिग रही। वह पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने सम्राट को अपनी शक्ति से दबा दिया। गॉब्लिन सम्राट के मुंह से एक कराह निकली और वह 2 कदम पीछे की ओर उछल गया। इसके तुरंत बाद सम्राट की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे पर सदमा और अविश्वास साफ था। सब कुछ बदल गया था। उस टकराव के बाद उसे लगा जैसे उसकी पूरी शक्ति निचोड़ ली गई हो। उसकी शक्ति, जो 12000 थी, अब गिरकर मात्र 3600 अंक रह गई थी। उसकी बुद्धि, चपलता और शरीर की सहनशक्ति भी 70% तक गिर गई थी। ये कैसे संभव है? सम्राट हक्का बक्का रह गया। इतना ही नहीं, उसे महसूस हुआ कि उसकी जीवन शक्ति HP आधे से अधिक खत्म हो चुकी है और उस पर 500% अधिक क्षति वल्नरेबिलिटी का श्राप लागू हो चुका है। जी। गॉब्लिन सम्राट को पीछे धकेलने के बाद नव्या संतुष्ट नहीं थी। उसने एक युद्ध घोष किया और बिना रुके फिर से हमला बोल दिया। उसे पता था कि यदि 20 सेकंड पार हुए तो उसके स्नैक्स खत्म। गॉब्लिन सम्राट, जिसकी चपलता 70% कम हो चुकी थी, अब नव्या की उस बिजली जैसी गति का सामना करने के लायक नहीं बचा था। धप। 19000 से अधिक अंकों की शक्ति के साथ वह नन्ही नागिन सीधे गॉब्लिन सम्राट की छाती से टकराए। इस बार सम्राट पीछे नहीं हटा। उस भयानक प्रहार के कारण उसका हृदय सीधे टुकड़ों में बिखर गया। उसकी छाती के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा बन गया। थू। गॉब्लिन सम्राट के मुंह से काला, बदबूदार खून किसी फव्वारे की तरह निकला। अगले ही सेकंड उसका विशाल शरीर जमीन पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आपने गॉब्लिन सम्राट का वध कर दिया है। बधाई हो, आपने चतुर्थ तल को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। पूरी प्रक्रिया में मात्र 15 सेकंड लगे थे। जी। अपना कार्य पूरा करने के बाद नव्या ने अपने शरीर से वह नीली बिजली हटाई और वापस अपने प्यारे रूप में आ गई। उसने अपना सिर ऊंचा किया और गर्व के साथ फुदकती हुई अपने स्वामी के पास पहुंच गई। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे कह रही हो, देखा मालिक, मेरे स्नैक्स सुरक्षित हैं। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए उसे उठा लिया। शाबाश नव्या, चलो अब अंतिम तल की ओर चलते हैं। क्या रुद्रांश और नव्या नर्क स्तर के अंतिम और सबसे भयानक महादानव को भी इसी तरह 15 सेकंड में धूल चटा देंगे? और जब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि रुद्रांश ने 70,000 की शक्ति वाले सम्राट को खिलौने की तरह तोड़ दिया है, तो क्या प्रतिक्रिया होगी?